अभी तो पी हुआ है, आपने देखेंगे कमेंट, और तुम्हारा अगर सबका कमेंट हम देखने लगे तो हुआ, फिर तो कुछ पढ़ा है और कुछ बाकी रहा है कि नहीं? क्लियर है? यस, ऑल थैंक यू। आयुषी, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत एक चीज आपको बताते हैं और बड़ी बारीकी से मेरी हर बात पे आपको ऑब्जर्व करना होगा। आप इसको रिकॉर्डिंग में लगा सकते हैं, लगा दीजिए ताकि अगर कोई सी पॉइंट होगी उसको मैं निकाल दूंगा। चलिए आइए, हाँ, अब इसकी हर एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा प्राचीन जो भी आप पढ़े, अगर मैं आपको यहीं से खड़ा होकर बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप जाके बैठिएगा ए वीडियो में, आप देखिएगा कि यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन आया, कहीं मिले हुए तो नहीं थे आयोग से। आपके मुंह से अगर ना निकलवा दिया ना तो मेरे को कहना। पहला क्वेश्चन, या तो ध्यान से सुन लीजिए एकदम बारीकी से, थोड़ा सा बड़ा क्लास है और मजेदार क्लास है। या तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन, अगर हड़प्पा से नहीं दिया तो फिर वैदिक से देगा, अगर वैदिक से नहीं दिया तो हड़प्पा से नहीं देगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, आप लिख लीजिए, कहिएगा आया। और वो टाइम दूर नहीं है जब लास्ट क्लास आएंगे तब आपको ये भी बता देंगे कि कहां से आएगा हड़प्पा से, वो भी आपकी आंखों के सामने रख देंगे। ये देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसी के इर्द गिर्द घूमेगा क्वेश्चन। जितने शहर हैं उन शहर में से कहां से सूची से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या राजनीति से पूछा जा सकता है, आर्थिक से पूछा जा सकता है, सामाजिक से पूछा जा सकता है या धर्म से पूछा जा सकता है, वहीं आपको बताएंगे, देखिएगा उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। एक उसके बाद दूसरा पार्ट में ये कि दूसरा क्वेश्चन सूची से कहां से एराइज होगा। दूसरा क्वेश्चन या तो बुद्ध से होगा या जैन से होगा, एकदम लिखित है। आप कहेंगे सूची से आपका हार्ट बीट क्या कहता है, कहां से आएगा क्वेश्चन, बुद्ध से आएगा क्वेश्चन इस बार। या और ये भी अगर पूछिए कि बुद्ध से कहां से क्वेश्चन आएगा, वो भी बता देते आपको, वो भी आप सुन लीजिए, आप कान खोल के। या तो त्रिरत्न से आएगा, ध्यान से सुनिएगा, या तो त्रिरत्न से आएगा या फिर इसकी संगीतियां जो हुई हैं उन संगीतियों में, ध्यान रखिएगा, संगीति में ना राजा पूछेगा ना डेट पूछेगा ना जगह पूछेगा, ध्यान से सुन लेना। उसमें ये पूछा जाएगा कि उसमें कौन कौन जो थे, क्या पूछ रही हैं उसमें से आपसे इस बार जो क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, चौथी संगीतियां में, ध्यान रखिएगा, चौथी संगीतियां उसी से क्वेश्चन राइज पर होने वाला, आप एकदम लिख लीजिएगा। खैर बता सब दिया, ट्रिक से सब समझा दिया, या तो सबके सब है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मौर्य सम्राट से, एक क्वेश्चन मौर्य सम्राट से भी कहां से क्वेश्चन, या तो अशोक से क्वेश्चन पूछ दे या तो चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछ दे, इसी दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, तीन क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन, तीन या चार रहता क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका गुप्ता से आएगा। गुप्ता में या तो समुद्रगुप्त से, दिल कहता है समुद्रगुप्त, ध्यान से समझिएगा, हाँ बाबू आर्य कुंडल, क्लियर है? या तो ध्यान से समझ लीजिएगा, या तो आएगा समुद्रगुप्त से क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा, या तो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन, इसी दोनों में से एक से क्वेश्चन आएगा। और नहीं अगर इन दोनों से आया तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में ज्यादा संभावना बनता है या तो धर्म वाला पोर्शन से उठा के क्वेश्चन दे देगा, देख लीजिएगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं दूसरा मध्यकालीन। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ने का तो बहुत कुछ चीज है, हमें सब कुछ पढ़ना नहीं है, हमें बस उतना ही पढ़ा दो, उतना ही सिखा दो जिससे कि बस मेरा हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए, काम खत्म है, जय हिंद जय भारत। पता चला पूरा का पूरा पीएचडी करवा दिया और वहां जाके पता चला निगल खूब सारा लिए, उगलने का वहां ताकत ही नहीं है, निगल ही नहीं रहा, तो ऐसा निगला हुआ किस काम का जो समय के साथ उगल ही नहीं सकते, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है और आपको ख्याल रखना है। क्लियर ना? आप घबराइए नहीं जी, एकदम मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। मैं बस यही जानता हूं, अगर आपको मेरे पे बिलीव है तो ठीक है, नहीं बिलीव है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ईमानदारी से आपको दे देना है, क्वेश्चन लगवा देना, काम खत्म करो, मैं जा रहा हूं, बाय, मेरा टाइम खत्म। क्लियर? अब यहां से अगर क्वेश्चन, अब रहा कि सूची से आप कैसे सोचते हो कि यहां से क्वेश्चन आएगा, और ये बोलना ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ये कैसे कोई बोल सकता है? अनुभव, पिछले 9.5 साल का अनुभव। कहां भागेगा, कितना दूर भागेगा, ज्यादा दूर भाग नहीं सकता है, जिस घेरे में बांध देंगे आयोग उसी के घेरे के अंदर रहना। और उससे अगर सुचित्रा, आप विश्वास के साथ में, मैं हाथ जोड़ता हूं, सर झुकाता हूं, विश्वास से बोल रहा हूं, अति विश्वास से नहीं बोल रहा हूं, कभी मत ऐसा दिमाग लेकर चलना। अगर सुचित्रा जो आप बोल रहे हैं उससे बाहर अगर क्वेश्चन निकल गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो किसी का सही नहीं होगा, तुम्हारा नहीं सही, किसी का नहीं सही, सब जगह तेल लेने के लिए। और अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया सुचित्रा, तब क्या करेंगे, वहां का तो बनेगा नहीं, ना बनता है, ना कभी बना है और ना आगे कभी बनेगा। थोड़ा सा दिमाग हल्का करो ना, तो लगेगा पढ़ने में प्यार आएगा। नहीं बनता है हार्ड क्वेश्चन, कभी कट ऑफ बना नहीं सकता, उसकी औकात नहीं बनाने की। फिर कट ऑफ बनता कहां पे, मॉडरेट पे पकड़ लो, मॉडरेट पे कट ऑफ बनता है, हार्ड पे कट ऑफ नहीं बनता है। और आप जैसे बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत करके चलाते हैं। जहां पे इजी कंफर्म रहता है, आयोग कम से कम ये मान के चलिए, कम से कम हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि इजी क्वेश्चन अगर टोटल मान के चलिए कि आपको 25 क्वेश्चन देगा, हां 20-25 से कम नहीं रहने वाला, ये मान के चलिए टोटल मिलाकर। अगर है 20 क्वेश्चन, मान के मोटा-मोटी चलते हैं 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन जो रहेगा वो इजी क्वेश्चन रहेगा, एकदम गारंटी। उसको पता है ना कि इजी क्वेश्चन में अपने आप को सब होशियार समझेगा, उसी होशियारी में उसको सबको गिरा देंगे, बाहर निकल गया, काम खत्म, कट ऑफ गया, कट ऑफ 92 आया था और तुम्हारा जो आ रहा है वो कितना रहा, मात्र 78 नंबर, बाहर निकलो, हो गया, खेल खत्म, आओ अगले साल। इसे इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और यही बात मुझे आपको समझाना बाबू, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको लगे, आपकी चॉइस है, मुझे कुछ नहीं पता। क्लियर? अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत में यहाँ से कहां से क्वेश्चन आएगा, जहां सर्किल कर देंगे देखिए वही क्वेश्चन रहेगा। अब बैठिए एग्जाम में, दिल्ली सल्तनत में गुलाम बख्श, पहले इसको समझा देते हैं बाबू, उसके बाद आपको मजा आएगा, ठीक है ना? इसके अंदर मध्यकालीन भारत में तुर्को का आगमन हुआ, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे, क्लियर ना? दूसरा जो है अरबों का आगमन भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे हमें आसानी होगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता कुछ, इससे मुझे ये आसान होगा कि जब मैं यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली सल्तनत आपको लेकर चलूंगा तब आपका भेजा जो रहेगा वो आराम से क्लिक करते रहेगा और आपको लगेगा कि मजा आ रहा है, क्योंकि मध्यकालीन में जल्दी मजा नहीं आता लोगों को। उसके बाद गुलाम बख्श है, गुलाम बख्श में जितने भी शासक हैं जो महत्वपूर्ण शासक हैं उन सबकी चर्चा करना, फिर खिलजी वंश में जितने महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में चर्चा करना, तुगलक में जितने उनके बारे में चर्चा करना, सैयद में जितने उनके बारे में, लोदी में है उनके बारे में। अब अगर मैं किसी को बोल दूं कि बाबू यहाँ से तैयारी करो क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बताता हूं दिल्ली सल्तनत में कहां से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन जो आएगा आपको ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश में हो गया, लिख रखिए ना, गुलाम वंश में कहां से क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। गुलाम वंश में या तो कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक किस लिए मैं बता रहा हूं, ताकि जब मैं पढ़ाने लगूं तो आपकी नजर जो बाज की तरह रहे बोर्ड पे, एकदम थोड़ा सा भी इधर-उधर फ्लक्चुएट ना हो, लगे कि यहां से क्वेश्चन आने वाला है, पकड़ के रखना बुद्धि, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ध्यान रखना, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आए जो इसके संस्थापक है, या तो इल्तुतमिश से आएगा, और जब ये दोनों से नहीं आएगा तो बलबन से आएगा। सुजीत सर एक बात बता दीजिए, आपका दिल कहां से कहता है, मेरा दिल कहता है बलबन से क्वेश्चन आना चाहिए, देख लेना। फिर वो सजदा की बात आ जाए, फिर पेबोश की बात आ जाए, है ना, या फिर लोहन रथ की नीति की बात आ जाए, या शहरगामी की बात आ जाए, इसी के इर्द-गिर्द जो है क्वेश्चन होएगा और आपको एक बार पढ़ा देंगे जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। पढ़ने का मतलब यही है यार, एक बार पढ़ो दोबारा किताब खोलने का दिल ना करे सुजीत सर, बकवास लगता है। एक बार पढ़िए तो पढ़ लिया, काम खत्म करो, बात खत्म करो। दूसरा खिलजी, खिलजी में कहां से क्वेश्चन पूछेगा, बस एक ही है, ओनली वन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में कहां से क्वेश्चन पूछेगा सुजीत सर, तो अलाउद्दीन खिलजी में बस एक चीज ध्यान रखना कि इसी के टाइम आने के बाद जो है मंगोलों का सबसे, समझ रहे हैं बाबू, बता रहे हैं तो दिमाग में जा रहा है ना बातें। यहां पे एक चीज ध्यान रखना खिलजी में कि सबसे ज्यादा मंगोलों का आगमन जो है इसी के टाइम होगा, पहला पॉइंट ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन राइज होने की संभावना बनता है स्टेटमेंट में। दूसरा चीज एकदम जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये वही खिलजी है जिसके टाइम आते-आते सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। इसी के टाइम, हालांकि सामंती आपको समझा रहे हैं, इसी के टाइम आते-आते एकता व्यवस्था खत्म हो गई। एकता व्यवस्था क्या था बताएंगे, बस आपको भी समझाने के लिए। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको आग लगा के खत्म कर दिया, समाप्त कर, भगा इसको। यानी कि काम के बदले जमीन का टुकड़ा, खबरदार, काम के बदले जमीन का टुकड़ा नहीं, काम के बदले वेतन ले, सिंपल वेतन ले। और ये वेतन खिलजी के टाइम से ही शुरू हुआ था, तो थोड़ा सा यहां से संभावना बनता है। दूसरा होता है हुलिया,
हुलिया आज के डेट में नहीं देखते हो, स्नो पाउडर पूरा एकदम देखने में लगेगा चिड़िया टाइप का, और स्नो पाउडर लगा के एकदम हुलिया हुलिया बना लेता। मैं एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा कहानी स्टोरी आपसे शेयर करता हूं, बड़ा मजा आएगा और हंसने में भी मजा आएगा। मैं एक बार जो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र भी थे और टीचर भी थे, तो बोले सुजीत सर मुझे फोर व्हीलर चलाने नहीं आता है, आप चलाइए। तो मैंने सिंपल बोला सर आप हमसे चलवा रहे हैं, हम बड़ा तेज चलाते हैं। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए ना सर। एकदम नए नए ससुराल में उनको गाड़ी मिला था, उसी गाड़ी को हम लेके निकले। अब जो देखो हुआ क्या, जब हम वहां बोले तो बोले सर कहां जाना, तो सर आपको बुरा नहीं लगेगा, एक लड़की है, उस लड़की को थोड़ा सा मेकअप करवाना है, ध्यान से सुनिए, मेकअप करवाना है और लड़का दिखने वाला है, एकदम रियल कहानी, एकदम रियल। मैं गाड़ी उठाया, क्रिएटर था, लेकिन उनके घर पर चला गया अपनी कोचिंग से। घर पे गया तो निकली लड़की, तो जो लड़की थी उसको आगे बैठाया, मेरे आगे वाली सीट पे, ड्राइवर वाली। तो हम जब पहली नजर में देखे, दिल की बात करता हूं, हर इंसान को खूबसूरती से प्यार होता है। मैं हूं, आप हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो कृष्ण क्यों ना हो, उनको भी खूबसूरती से प्रेम हुआ था, इसलिए राधा से प्रेम करते थे, है कि नहीं? खैर जो भी हो, वहां कोई फंसना है फंसना नहीं है, समझना। जब उस लड़की को देखा तो मैं बार-बार उस लड़की को देख रहा हूं, खुद को देख रहा हूं, लड़की को देख रहा हूं, खुद को देख रहा हूं, अभी कितनी काली है भगवान, एकदम दिल की बात कर रहा हूं। तो मैं बार-बार सर को, इसके लिए मुझे ड्राइवर बनवा दिया सर, एकदम दिल की बात। अरे सर प्लीज सर चलाइए सर, कुछ मत बोलिए, हे भगवान सुनामी मत लाइए गाड़ी के अंदर, प्लीज प्लीज। बिलीव नहीं करोगे भाई साहब, जब मैं इनको ले जाकर वहां पे छोड़ा और पार्लर गई और वहां से मेकअप करके निकली, तो दिल और आत्मा से बस एक ही आह निकली, काश आप हमारे होते। उस दिन मुझे एहसास हो गया, बच के रहना रे बाबा, दुनिया बड़ी खतरनाक है, जो दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। उस दिन के बाद मेरी आत्मा पिछले 40 साल से झंझोड़ के रखती थी, बाबा बाबा बहुत खतरनाक इंसान। तब मुझे समझ में आया कि स्टेज पे जो सुंदरता दिखता है उसके पीछे कुछ और दिखता है बाबा, वो होता नहीं है जो इंसान को दिखता है, लेकिन उसी में लोग जो है पागल बना हुआ है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास आया कि जिसको आगे वाली सीट पे बैठा रहे थे, अब दोबारा आई तो मुंह से आवाज निकली, काश आप हमारे होते। सही बता रहा हूं, दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। तब मुझे लगा ना, बच के रहो बाबा, दुनिया बड़ी खतरनाक वाली बात है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे खिलजी की बात है, तो अब देखो इसी सब जिंदगी में भूल जाओगे। हुलिया वाला व्यवस्था जो होगा गुरुदेव, वो किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। उसके बाद क्या है? दाग प्रथा, घोड़े को दागने की होगी प्रथा, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। उसके बाद लास्ट जो तीसरा नंबर का बचेगा, वो बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, सब बता देंगे। क्लियर है ना बाबू? आओ नेक्स्ट। अब तुगलक में सुजीत सर कहां से क्वेश्चन पूछेगा? तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों के तीनों खतरनाक, और तीनों के दिनों आपके भेजे में ले जाकर ना सेट कर दिया तो कहना, एक भी चीज भूल के दिखाओ, जाओ आयोग को जहां से क्वेश्चन उठा कर लिया। अब जब बात करते हैं जीएसटी का, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, गयासुद्दीन तुगलक में दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है किसमें? एमबीटी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इस बार आपके टाइम में पूछेगा। एफएससी से आपके टाइम में पूछेगा, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे, 11 लाख है। अगर बीपीएससी से पढ़ा था तब पूछता है एफएससी से, धार्मिक नीति पे, जजिया कर पे, कुछ दिमाग में जा रहा होगा भाई बच्चों, जाना बाबू, कुछ दिमाग में जा रहा है ना बातें। जिनका नहीं जा रहा है, टेंशन लेने का नहीं, सुन रहे हैं ना, आएंगे फिर से लौट के आएंगे डिटेल से समझाने के लिए। बस आपको बताते कहां से आयोग जो है वहां से कहेगा, वहां बैठे हुए प्रोफेसर उनको बोलेगा यहाँ से क्वेश्चन दो, बच्चे को मुझे बाहर निकालना, जैसे हम बोले वैसे ही बोलेगा। वहां दो बच्चा बाहर निकल जाएगा, इसी से निकालो, सबको बाहर कर देखो। और आपको निकलना नहीं है, बल्कि कस के पकड़ लेना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप तो मैग्नेट हो जी, जो भी क्वेश्चन आएगा सीधे आकर टच हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे ध्यान किस पे रखना है? एमबीटी पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सैयद में नहीं पूछेगा बाबू, लोधी में पूछेगा। लोधी में सूची से किससे पूछेगा? क्या इब्राहिम लोधी से? पानीपत का पढ़ता नहीं उससे ना बाबू, आपके टाइम में पूछेगा। आपके टाइम में जो पूछेगा वो सिकंदर लोधी से पूछेगा, लिख लीजिए। ये वो चीज है, कितने नंबर का पूछेगा बाद में बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो पहले समझ लो, सिकंदर लोधी से। गजे सिकंदरी बाबू नाम सुने होंगे। एक चीज और ध्यान रखना है बाबू, राजधानी यहाँ परिवर्तन हुआ है। राजधानी 1504 में इसने आगरा शहर को बसाया और 1506 में जो है राजधानी को दिल्ली से कन्वर्ट करके कहां लेके चला गया? आगरा। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना। बताओ क्या कोई हल्का मतलब भारी है क्या? चले बाबू आओ नेक्स्ट। मुगल काल जो लास्ट वाला पोर्शन है, मुगल काल में कहां से इतनी बड़ी चैप्टर है सूची सर, पढ़ने बैठ जाओ तो दिमाग झंझना कर रख देता। आप इसको कैसे क्वेश्चन को करवाइएगा? तो आप देखो सबसे पहले बाबर। बाबर में कुछ ऐसे ट्रिक बता दूंगा जहां से एक एक क्वेश्चन पूछ, जहां से पूछना है को, जहां घुमाना घुमाओ, और मेरा गलत होगा ना तो किसी का 11 लाख में सही नहीं होगा, जितना भरा है सब जाएगा तेल लेने के लिए, और मेरा सही होगा तभी पीछे किसी का सही होगा। ये थोड़ा सा अंदर एनर्जेटिक रखो, एकदम एनर्जेटिक रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्र का पड़ाव है, बढ़ने दो घटने दो, वक्त का पड़ाव है, आने दो जाने दो, लेकिन एनर्जी का पड़ाव हमेशा क्या करो? एकदम फुल करके रखा करो। तो बाबर का है, तो बाबर में थोड़ा सा अगर ध्यान रखने का जरूरत है तो दिल कहता है कि खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एकदम ध्यान रखिएगा और ये चीज रिकॉर्ड करके रखिएगा। उसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं में कुछ कोई खास नहीं पूछेगा उससे आपको, अगर उसका दिल कभी चाहेगा, हुमायूं और शूरबंश शेरशाह सूरी तो इक्वल है, अगर कभी मन किया इसको पूछने का तो 1540 पूछे या ना पूछे, 1539 जरूर पूछेगा। चौसा का युद्ध, या फिर इसका मकबरा कहां से, इसका थोड़ा सा पूछेगा बाबू, बस कुछ नहीं, बच्चों का खेल है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूरा मुगल काल शुरू होगा तो अकबर का टाइमिंग आएगा। अकबर में दिल कहता है कि नवरत्नों में से क्वेश्चन मैचिंग के लिए दे देगा आपको, मैच करवाइए, मेरा ऐसा दिल कहता है। मैचिंग करवाने का यहाँ से क्वेश्चन देगा और आपको गिराने की कोशिश हद तक करने का तैयारी करेगा। बाकी उसकी औकात नहीं कि आपको गिरा के दिखा दे, मैचिंग वाला ही हो सकता है, कभी गिर सकते हैं तो गिर सकते हैं। बाकी कुछ थोड़ा सा बहुत अगर मन उसका कुछ किया कि मन सबदारी पटा है तो थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन एराइज कर दे तो वो अलग बात है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है। और अगर थोड़ा दिल किया उसका कि थोड़ा सुनामी को इस बच्चे को बताए हैं तो थोड़ा बदलना, तो दीन इलाही उससे औकात थोड़ी आगे बढ़ने का, दीन इलाही से पूछ सकता, पूछ देगा, पूछ जहां से पूछना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अकबर पे ध्यान देना। जहांगीर में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके टाइम में चित्रकला सबसे ज्यादा क्या हुआ, चित्रकला के लिए इसे स्वर्णयुग माना जाता है, तो थोड़ा सा जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर ना? और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं ड्रामा करने का है। लास्ट में शाहजहां में कुछ नहीं, स्थापत्य कला का जो है इसके टाइम में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो स्थापत्य कला को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, कहां बात हो, फिर ताजमहल की बात हो जाए, लाल किला की बात हो जाए, है ना, मोती महल की बात हो जाए, जितनी भी चीजें आगे वाले वो सब थोड़ा सा देख लेंगे, देखने का है। औरंगजेब में कुछ भी नहीं देखना, बस लास्ट टाइम में देखना कि औरंगजेब का कहां पे दफन हो गया उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना है, कितने साल तक दक्षिण रहा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी उसके बारे में समझ लेंगे, डांस से लेकर गायन सब कुछ को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उसके लिए समझ लेंगे। इवन तक उतना ही नहीं, वेश्यावृत्ति तक को भी बंद कर दिया, थोड़ा सा इसको समाज में देख लेंगे, उस चीज को देख लेंगे, काम खत्म करो, बात खत्म करो, बड़काई बात को बाहर निकालो, स्टॉप, बाय, खत्म। नूरजहां कहां गई? डिस्को चली कहते हैं, नूरजहां कहां गई, है ना? चले अभी बताएंगे बाबू, डेविड टोनी है ना, बताते बाबू, उनको टेंशन ना ले तो। चलो तो ये पूरा का पूरा, और लास्ट में जो ये वाला पॉइंट लिखी इसको नहीं बताया गुरुदेव। बहादुर शाह प्रथम, ये बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, इसी का नाम था मुअज्जम। 3 पुत्र था, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तीनों में युद्ध होता है जिसमें से लास्ट में जो बचता है वो मुअज्जम बचता है। यही मुअज्जम जो उपाधि लेता है, बहादुर शाह प्रथम का उपाधि लेता है। आप मुझे बस बता दीजिए बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ये कौन है? तो अंतिम मुगल शासक है। बस काम खत्म कर दो, ये खत्म हो गया। चले सर नोट्स, अरे सब साल ही देंगे नोट्स, काहे टेंशन लेते हो बाबू, हम है ना जिंदा में, सब मिलेगा, मत घबराओ। आज देखिए कौन सा दिन में क्लास आपके साथ ले रहे हैं, पर दिन भी तो दिखा करो भाई, है ना? चले चलो आ जाओ। अब ये पूरी की पूरी बातें हुई, अब इतनी बातें करने के बाद अब आपके दिमाग में थोड़ा सा, मैं इसलिए इसको किया, मैं चाहता तो पढ़ा के आराम से निपट लेता, मैं इसलिए ये सब चीजें बता दी आपको कि थोड़ा सा वो बच्चे, क्योंकि सबको साथ लेके चलना होता है, जो बच्चे को मध्यकालीन में शुरू से कहीं ना कहीं डर समाया हुआ, उनके डर को उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ नहीं मध्यकालीन, मध्यकालीन से आसान कुछ है ही नहीं है, ना एंशिएंट है और ना मॉडर्न है बाबू। देखना अभी तुरंत आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे आपके सामने, आपको खुद हो जाएगा लेकिन सच में इश्क जो है मध्यकालीन भारत से ज्यादा आता है और मजा आता है पढ़ने में। आओ चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले तुर्कों का आगमन से शुरू करते हैं क्लास को, है ना? हे राम हो गया शुरू, लो
तुर्कों का आक्रमण। आओ बाबू। मेरे साथ क्या समस्या पता है, मैं लिखने जब बोल रहा हूं ना, मुझे जितना देर तक बुलवा लो, पूरी रात सुनामी गुरु के साथ कोई दिक्कत है, पूरी रात मेरे से बनवा लो, लेकिन जैसे लिखने के लिए करते हैं ना, पता नहीं एनर्जी कहां चली जाती है यार। ओह, फिर लिखना था, बाकी समझने का जहां से समझना है आपको, जैसे समझना है, जिस दुनिया में जाके समझना है, एकदम समझाने में कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ नहीं, जहां से चाहो वहां से कब कौन कौन से साल से कहां से क्वेश्चन आया, एवरीथिंग आपको बताएं। चलें शुरू करें। अब भारत में तुर्कों का आक्रमण, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर लिख देंगे और फिर से समझा देंगे। पहले सुनिए, फिर लिखेंगे और फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई समस्या तो नहीं है बाबू। आओ आइए जी, बोलें गर्म पानी लेके आ रहे हैं। खुशबू मौर्य काल का जो है नोट्स चला गया बाबू, बस आज संडे था ना बाबू, तो आई नहीं है ना स्टाफ, इसलिए और थोड़ा मतलब बुक पे भी काम हो रहा है, लेकिन हो जाएगा आज, मोस्ट प्रॉब्ली है आज, कल तो जरूर मिल जाएगा बाबू। मौर्य काल का और बुद्ध का दोनों का दे दिए हैं बाबू। चले चलिए आइए। एक मिनट रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा। मूर्ति पूजा से संबंधित कुछ बिंदु नीतीश जी मतलब कौन से एंगल से बताइएगा, तब मैं बाबू बता देंगे। मूर्ति पूजा, ऐसे मूर्ति पूजा ऐसे कैसे बताएंगे बाबू, बहुत सारा है मूर्ति, दक्षिण भारत तो पूरा मूर्ति। पॉकेट जी के लेना है सर, वो तो इसके बाद चलेगा बाबू, जैसे इसको छोड़ेंगे ना 4 बजे क्लास, उसके बाद फिर पॉकेट जी के में एंट्री मारेंगे, फिर वहां भी क्लास है मेरा, मेरा छुट्टी कभी नहीं होता बाबू, 365 दिन में किसी दिन में छुट्टी नहीं मिलता। एक मिनट बाबू, बस एक सेकंड। जो पानी पिलाइए ना, उनको बोलिए थोड़ा गर्म पानी पिलाइए बाबू, आराम से करके फिर मुझे कोई एफएसटी ने क्या किया, उनसे टेक्स्ट तो ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिए। ओह सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम, क्या है आक्रमण सुजीत सर, कभी ना भूलें, ये सीख भी लेंगे, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन कभी रहा तो कहां से रहेगा, बस एक चीज याद रखना आपको है, जजिया कर। दूसरा 712 में पहला टेक, ये सीख भी लेंगे, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन कभी रहा तो कहां से बात करें ना बाबू, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गंधार शैली में, अगर भारत में देखा जाए भारत में, तो फिर आप कहां चलेंगे, मथुरा शैली में बाबू, और किनकी मूर्ति, तो ध्यान रखना है भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना। निकला 2 बजे से है, अरे हम पूरे 4 बजे से है, आ, है उनका क्लास क्या, तो उससे पहले बाद हमारा लगा देते, शाम तक चलता 7 बजे तक। आ, चले बात करें ना बाबू, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गंधार शैली में, अगर भारत में देखा जाए भारत में, तो फिर आप कहां चलेंगे, मथुरा शैली में बाबू, और किनकी मूर्ति, तो ध्यान रखना है भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना। निकला 2 बजे से है, अरे हम पूरे 4 बजे से है, आ, है उनका क्लास क्या, तो उससे पहले बाद हमारा लगा देते, शाम तक चलता 7 बजे तक। आ, चले चले बाबू, रंजना देखते ही नहीं है, जिनको जो करना करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको जैसा मन करे वैसा करने दो, मेरे को क्या, मुझे बस समझाना आपको, शुरू करते हैं चले। तुम अरे तुम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है अरब पहले अरब, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने में कोई दिक्कत है। अरबों का आक्रमण, सॉरी, अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण यहां से। हाँ आइए, सबसे पहले अरबों का आक्रमण देखते हैं, क्या है आक्रमण सुजीत सर, ऐसे तो समझा दीजिएगा, हमें समझ में भी आ जाएगा, पढ़ भी लेंगे, सीख भी लेंगे, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन कभी रहा तो कहां से रहेगा, बस एक चीज याद रखना आपको है, जजिया कर, कभी ना भूले, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, क्या कुछ भी हो जाए कभी भूलने का जरूरत नहीं है। दूसरा 712 में पहला टेक, भारत पे कई बार क्वेश्चन पूछा, अभी भी नीचे लगता दरोगा में डिस्कशन करा रहे थे, तो इसी से क्वेश्चन पूछे थे, एकदम सेम टू सेम यही से क्वेश्चन था 712 में। अरबों का भारत पर आक्रमण कहां पर, तो सिंध वाला इलाका में, हमेशा स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा, जब जजिया कर की बात करेंगे तो कहां पे 712 में कौन किसने आक्रमण किया था, तो ध्यान रखिएगा, ओह सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम, इसी ने क्या किया था, जजिया कर को लगा दिया था, और जजिया कर जो था, अभी बस हल्का से 1 मिनट देखिए, जजिया कर जो था वो किन पे लगा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, बूढ़े, बच्चे, औरतें, दिव्यांग, और लास्ट वाला बाबू, ध्यान रखिए लास्ट कौन है, हाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण, और यही ब्राह्मण को एफएससी ने क्या किया, उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। एफएसटी का मतलब सुजीत सर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, बोला ब्राह्मण को इसमें छूट दिया, जजिया कर होता था गैर इस्लामिक कर। इसका मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जो इस्लाम धर्म से हैं सिर्फ वही टैक्स नहीं देंगे, बाकी सबको देना। सर थोड़ा स्टोरी पढ़ाइए, डायरेक्ट लिख के वो, अरे रुकिए ना, अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो बस जैसे मतलब क्या कर सकते हैं, कहीं मतलब कोई पार्टी वार्टी फंक्शन में जाते हैं, आजकल जो रहता है बफर सिस्टम रहता है, देखा है कि नहीं, तो पहले सब देख रहे हैं कहां कहां क्या क्या खाने वाला, अपने लाइक कौन कौन सा है, सब अभी देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, जहां अपना मन पसंदीदा होगा वहीं पे थाल लेके क्या है खड़ा हो जाएंगे और फटाफट फटाफट भर लेंगे थाल में, और उसके बाद धुआंधार पार्टी खेलेंगे। अभी तो खाली बस टच कर रहे हैं, सबको फिर बताना मुझे, क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, और इसको थोड़ी इतना आसानी से जाने देंगे और आपका गलत हो जाएगा, ऐसा लगता है, और फिर छोड़ देंगे आपको, गलत करके आइएगा तो क्लियर। तो इसको थोड़ा सा अभी बताएं, सब इंट्रोडक्शन देते हैं, एवरीथिंग देंगे, पहले समझिए, क्लियर हो गया ना। तो इतनी चीजें जो है अरबों के आक्रमण में आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, कोई दिक्कत, और एक चीज और याद रखना, चचनामा बस। और फिर अगर आप जुड़े होंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में तो आपको लगता होगा कि कैसे डिस्कशन कहां से हम करवाते थे, अब आपको समझ में पूरा आ जाएगा, हटाएं इसको, चलो
शुरुआती बस है, उसके बाद तो आप तुरंत पकड़ लोगे, फिर आपको मजा आ रहा है सर। चलो अब आते हैं, शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं आपको ताकि आपको मजा आ जाए। ये देखिए भारत पर अरबों का आगमन, एक बात बोलूं, चाहे अरबों का आगमन हो, ध्यान से सुनना, चाहे अरबों का आगमन हो, चाहे तुर्कों का आगमन हो, चाहे बाबर का आगमन हो, जितने भी लोग आके भारत पर आगमन किए, अटैक किए, जितने भी लोग भारत पर अटैक किए इस वाले इलाका से किए, इनको कभी इंटरेस्ट भारत में नहीं था, ये कभी नहीं चाहते थे भारत में रहना, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत में, इनको बस इंटरेस्ट भारत में क्या था कि भारत में जो संसाधन है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक संसाधन है, सबको क्या करना, लूटना है, लूट के लेके अपने देश निकल पड़ना, किसी को नहीं है, कभी नहीं, चाहे वो मंगोल की बात करें, जिसकी बात आप करना चाहो कर लो, यहाँ जिसने भी अटैक किया भारत पर, किसी का इच्छा नहीं था, क्वेश्चन कई बार डिस्कशन भी किया, इनका कभी उद्देश्य नहीं है कि भारत में रहना, और ना कभी इनका उद्देश्य कि भारत में रह के इस्लाम धर्म को चलाना। अब सोचिए साहब, इस्लाम धर्म यहाँ बोल दिया क्योंकि मध्यकालीन भारत है बाबू, यहाँ पूरा का पूरा इस्लाम धर्म चलेगा, पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा प्राचीन में हमने कहीं भी इस्लाम का नाम नहीं लिया, पूरा का पूरा प्राचीन में बस एक ही नाम आया है, एक नाम नहीं तीन नाम आया है, पहला जो है वैदिक यानी कि ब्राह्मण धर्म, दूसरा जो है बौद्ध और तीसरा जो है जैन, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज पूरा का पूरा मध्यकालीन में इस्लाम धर्म आएगा और पूरा का पूरा जब आधुनिक बताएंगे तो वहां पे ध्यान रखिएगा ईसाई धर्म, बस काम खत्म। चले कोई दिक्कत नहीं है, अब आए यहाँ पे चलते हैं। जब भारत की बात जितने भी अटैक भारत पे हुए हैं, किन्हीं का दिल नहीं करता था रहने का, लेकिन सुजीत सर अगर दिल नहीं करता था रहने का तो फिर आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत क्यों स्थापना कर दिया? दिल्ली सल्तनत, इसके पीछे का रीजन समझाइए मुझे, हम सबको, हाँ एकदम समझाते हैं आपको, दिल्ली सल्तनत क्यों स्थापना हुई, आगे चल के मुगल काल, यही तो है और तो कुछ है नहीं, मुगल काल की स्थापना क्यों हुई, ये दोनों यहाँ के तो है भी नहीं है। उसके बाद आगे चल के लोधी वंश में अफगान आ गए, पहला अफगान लोधी वंश के और दूसरा अफगान जो है शूर वंश के, ध्यान रखना, तो लोधी आ गए, ये भी अफगान के थे लोधी, आखिर ये लोग क्यों आ गए थे? अब एक चीज बताता हूँ, एक है गौरी और एक है गजनी, ध्यान रखिएगा, एक है गौरी और एक है गजनी, इन दोनों को ध्यान में रखना ताकि कभी भी ना भूल सकें, जिंदगी में ना भूल सकें, क्लियर ना? अब ये दोनों का दोनों ध्यान रखिएगा, अटैक करते हैं कहां पे? भारत पे करते हैं, भारत पे करते हैं अटैक, वहां लूटते हैं और लूट के फिर अपने देश में चले जाते हैं, इनका कोई इंटरेस्ट अभी भी नहीं है। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, भारत पे अटैक करते हैं और अपने जो गुलाम, ध्यान सुनना, अपने गुलाम जो है अपने साथ इसको लेके जाते हैं, उन सबको वहां पे ले जाके छोड़ देते हैं और कहते हैं एक काम करो, अब तुम भारत में शासन करो और मैं निकला और तुम समय समय पे टैक्स जो है भेजते रहना। ये तो वही बात हो गया सुजीत सर, ईस्ट इंडिया कंपनी कि ठीक है 15 साल के लिए तुम जा रहे हो, महारानी से तो ले लियो अधिकार पत्र 15 साल का, जा तो तुम रहे हो लेकिन ध्यान रखना अपने देश को भी, यानी कि टैक्स जो है वहां से पहुंचाते रहना, व्यापार वाणिज्य करो। और फाइनली आपको पता ही होगा 1857 के बाद उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसके बाद क्राउन का डायरेक्ट सत्ता इस पे काबिज हो गया। कुछ कुछ ध्यान रखना क्योंकि अब जोड़ेंगे, क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, इसलिए ध्यान से एक एक बात को पकड़ते रहना, पकड़ लिए निकल गए और नहीं पकड़ पाए तो फिर तमाशा, हर चीज लिखने पे नहीं है, सुनते जाना कि कैसे पकड़ रहा, कैसे माहौल बदल रहा, कौन कहां से आ रहा, कौन किससे जुड़ रहा है, बस पकड़ के रखना, क्योंकि जुड़ने वाला चीज जो पकड़ में आ गया एक बार बाबू, बस हो गया काम खत्म। बस बकवास वाला क्वेश्चन, कितना दिन चलेगा क्लास से मध्यकालीन का, कौन आज ही खत्म कर दे 4 घंटा में, हाथ पे घड़ी देख के, और सब और जितना बताएंगे वही होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं ना, सबको देखना है। चलो अब एक चीज जरा समझना, अरबों का भारत में आगमन जो होता है 9वीं शताब्दी, पहले बोल लेते हैं समझ लेंगे उसका फिर लिख लेते हैं, 9वीं शताब्दी में होता है, क्लियर है? 9वीं शताब्दी का मतलब होता है, हाँ एक चीज जो भी समझाते हैं, 9वीं शताब्दी ध्यान रखना, 9वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 9th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, यानी कि 800 से लेके बाबू 899 तक, ये जो हुआ 9वीं शताब्दी। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी है सुजीत सर, 21st सेंचुरी है, लेकिन हम लिखते क्या है 2000 से लेके 2099 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2025 चल रहा है, जब ये 99 खत्म हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, 21वीं सदी किसमें बदल जाएगी, 22वीं सदी में बदल जाएगी। अब आया दिमाग में, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। चलो आओ नेक्स्ट, आओ बाबू, चलो 9वीं शताब्दी में जो है ये क्या हुआ है, यहाँ पे आगमन हुआ है और 1216 में एक लिखी गई पुस्तक, नाम जरूर सुनिएगा ध्यान से, चचनामा है, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें क्या है अरबों के आक्रमण की जानकारी, जो अरब जो है भारत में अटैक किए हैं उसकी जानकारी चचनामा में। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि चचनामा ये क्या हुआ है, यहाँ पे आगमन हुआ है और 1216 में एक लिखी गई पुस्तक, नाम जरूर सुनिएगा ध्यान से, चचनामा है, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें क्या है अरबों के आक्रमण की जानकारी, जो अरब जो है भारत में अटैक किए हैं उसकी जानकारी चचनामा में। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले ये अरब में थी और फिर इसको कन्वर्ट करके फारसी में लिखा गया, अरब और फारसी दोनों, एकदम ध्यान रखिएगा, अरब और फारसी दोनों में। अब पहले मुसलमान आक्रमणकारी जो थे वो सबसे पहले मरकाना वाला सिंध वाला क्षेत्र में क्या होते हैं, एंट्री करते हैं, वहां आते हैं और वहां के जो राजा हैं उनको क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध करके, लेकिन वहां के राजा को ये हरा नहीं पाते। सर्वप्रथम 711 में, ध्यान से समझिएगा, 711 में सर्वप्रथम 711 में उबेदौला, एक कैरेक्टर है उबेदौला, बस ध्यान रखने का है, उबेदौला, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अटैक कब करता है, 711 में सिंध भेजा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अटैक तो ये किया भारत में, सिंध वाले इलाका में 711 में किया, सिंध वाले इलाका में, लेकिन सुजीत सर ये सफल नहीं हो सका, ये असफल हो गया, इसलिए इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्या हो गया, असफल हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में देगा पहला अटैक जो किया वो उबेदौला ने किया, लेकिन सफल नहीं हो सका, कोई दिक्कत कोई समस्या। दूसरा भी अटैक जो हुआ वो उबेदौला के ही नेतृत्व में हुआ, ध्यान रखिएगा, दूसरा अटैक भी किसमें हुआ है, उबेदौला के ही नेतृत्व में हुआ, लेकिन दूसरा वाला भी क्या हो गया, असफल हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या, पहले बोल लेते हैं क्योंकि आपको कांसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तीसरा अभियान 712 में, यानी कि दूसरा भी, पहला भी इसी के नाम रहा, दूसरा भी इसी के नाम रहा, लेकिन माहौल तो तब बन गया जब तीसरा आक्रमण जो होता है वो होता है किसके नेतृत्व में, मुहम्मद बिन कासिम, इसने तो पूरा इतिहास ही को पलट के रख दिया, इसका तो बात ही अलग है। तीसरा अटैक मोहम्मद बिन कासिम में होता है, तीसरा अटैक 712 में होता है, जो इतिहास आज भी क्या है, गवाह बना हुआ है। कहा यह जाता है कि 712 से ही मध्यकालीन भारत की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। यही डेट आपको जिंदगी भर याद रखना है, और ये टाइमिंग मोहम्मद बिन कासिम का आएगा, और ये जैसे ही अटैक करेगा 712 में, और अटैक करके और वहां के जो शासक होंगे, नाम ध्यान रखिएगा, कहां पे अटैक करेगा, सिंध पे करेगा, और यहां के जो शासक है वो दाहिर है, दाहिर को क्या करेगा, हरा देगा। दो अटैक हो रहा है, उबेदौला के नेतृत्व में, फर्स्ट और सेकंड दोनों हार गया, माहौल नहीं बन पाया। तीसरा अटैक जो होता है मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में 712 में, और सिंध का राजा, कई बार क्वेश्चन पूछा, सिंध का राजा उस समय कौन है, तो दाहिर है, और दाहिर को पूरी तरीके से क्या करता है, हरा देता है।
कोई दिक्कत? 713 आगे चल के 713 में क्या करता है? भारत तो हरा दिया। 13 में जाके क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को भी क्या कर लेता है? जीत लेता है। अब तक जीत रहा था सुजीत सर सिंध वाला इलाका। यहां देखो बाबू कलर बदलते हैं पेन का। अब तक जीता किसको? सिंध को जीता। सिंध के बाद इलाका जो हुआ वो कौन सा? मुल्तान को। और इस बार 713 में मुल्तान भी गया हाथ से। लो सर, ये सुल्तान मुल्तान सिंध विंध ये सब क्या करें? 1947 से बाबू याद रखना, ये क्या था? भारत था इससे पहले। और 1947 के बाद जो है ये क्या बन गया? पाकिस्तान। तो हम उससे पहले की कहानी करें तो ये पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र था। 713 में क्या कर लिया? मुल्तान को जीत लिया। और इसी के टाइम में ये सबसे पहले जो चलाया वो क्या चलाया? जजिया कर चलाया। जजिया कर भी चलाया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन जजिया कर को डिटेल्स आपको हम समझाते हैं। चलिए यहां को हटाते हैं इसको। क्लियर? जजिया कर भी इसी के टाइम में चलना शुरू हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पे जजिया कर को क्या कर दिया? लगा दिया। पहले ब्राह्मण जजिया कर नहीं दिया करते थे। 5 लोग नहीं दिया करते थे। बूढ़े हो, बच्चे हो, औरतें हो, दिव्यांग हो, जिसको विकलांग भी आप कहते हैं, और ब्राह्मण हो, इन 5 लोगों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। फिर चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। लेकिन आगे चल के फिरोज शाह तुगलक यानी कि एफएसटी, तुगलक वंश के एफएसटी ने क्या किया? इस पे भी टैक्स लगा दिया। किस पे? तो ध्यान रखना, एफएसटी पे टैक्स लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सब क्लियर कर देंगे। एक बार सुन तो लो। कौन से आप ही तो बोले, कौन से पहले समझा दिया सब। और तीसरा अभियान जो है वो 712 में फिर से इनके नेतृत्व में होता है और दाहिर को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। खेल खत्म। मुल्तान को जीत लिया गया। खेल खत्म। 2 काम तो यहीं पे हो गया। और तीसरा याद रखना है कि चचनामा। अब आपको डिटेल से आपको समझाते चल जाते हैं। क्लियर ना? आओ अब सबसे पहले तुर्कों का दिमाग में हमेशा तुर्की रखें। अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। मेन पॉइंट को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। पहला पॉइंट अपने तरीके से कि सुजीत अरबों का आगमन भारत में जो होता है इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा चचनामा से। चचनामा पुस्तक है। चचनामा से अरबों का भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहीं पे कि चचनामा जो है, यहीं पे एक पॉइंट और लिख देते हैं। चचनामा पहले अरबी भाषा में लिखी गई थी, बाद में फारसी भाषा कर दी गई। पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो लिखा हुआ है स्पष्ट दिखता है नहीं। बाबू प्लीज, पता चला मैं लिख रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आपको दिखे मोस्ट अमेजिंग राइटिंग है जी। मजाक बना रहे हैं क्या? कोशिश तो हमारी है कि अच्छे से लिख दूं। क्या करूं बाबू, हैंड राइटिंग में मैं बड़ा कमजोर हूं। अब इस मेरी कमजोरी ही कर सकते हो, क्या मैं बताऊं आपको। दाहिर था बाबू, इतना तो बोल, अभी आगे चल के लिखेंगे। अरे भाई कहां से थे? अरे भाई मध्य एशिया से आए भाई, साफ क्लियर दिख रहा है। चल चल भगवान करे बस किसी तरह बस लिख लो। चल आओ अब एक चीज ध्यान रखना, ये चचनामा सबसे पहला अटैक अरबों का जो होता है वो कब होता है? तो याद रखिएगा, कलर बदलो। सबसे पहला अटैक जो होगा वो कब होगा? 711 में। 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत में पहला और दूसरा आक्रमण हुआ, परंतु यह असफल रहा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या तो बताइए। हाँ आगे बाबू। पहला और दूसरा अटैक कभी पूछेगा नहीं, लेकिन क्या पता 11 लाख है बाबू, डर लगता है, हमेशा धड़कन भटकते रहता है। क्या पता स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे और वहां पे आप कंफ्यूज कर दे कि सुजी सर आप तो 712 बोले हो। सफल जब बोलेगा, जैसे ही पहला आक्रमण, ध्यान से सुनना बाबू, पहला आक्रमण और पहला सफल आक्रमण, बस सफल लगाएगा पूरा माहौल को बदल कर देगा और उसी में गड़बड़ा जाइएगा। और आप क्या है क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्या है? 712 में, 712 में पहला सफल आक्रमण, आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के दाहिर को, सिंध के दाहिर को, सिंध के दाहिर को हरा दिया। बस यहां से क्वेश्चन आएगा, एकदम तैयार रहना। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? और यह अभियान जो था तीसरा अभियान था, ध्यान रखिएगा, अरबों का तीसरा अभियान। चले 713 में, 713 में मुल्तान को भी जीत लिया। आगे चल के मोहम्मद बिन कासिम, कासिम ने जजिया कर लगा दिया। अब जब लगा दिया, जब बातें चल रही है जजिया कर की, जब पकड़ो सेंटर में, तो थोड़ा डिटेल से ही बता देते हैं। जिंदगी में कभी गलत हो जाए तो मिलना मेरे से। आप किसी से पूछ के देखो जजिया कर, हवा नहीं लगता, क्या है जजिया कर? बस है जजिया कर, लगा हुआ था जजिया कर, गैर इस्लामिक कर, इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई लाइन जो बोल दे, कभी आप ट्राई कर लेना।
और यहाँ पूरा का पूरा इतिहास खड़े खड़े पता चल जाएगा। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने पहला पॉइंट ऊपर नहीं लिखा हुआ जजिया कर लगाया, क्लियर ना। फिरोज शाह इसमें जजिया कर में इसमें इसमें 5 लोगों को कर की छूट थी। ये 5 लोग कौन थे सुजीत सर? पहला ब्राह्मण, दूसरा बूढ़े, तीसरा औरतें, चौथा दिव्यांग और 5वां बच्चे। ये 5 लोग थे जिनके ऊपर जजिया कर नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल फ्री थे। बाकी सब पे जो है जजिया कर लगता था। अंजनी कुमारी जकात कर बताते हैं बाबू, अब ये काय आगे बोलेंगे ना बाबू तो अंजनी तुम तो समझ जाओगे ना, लेकिन जो नहीं है ना उनके दिमाग में नहीं जाएगा, यही दिक्कत है। सब बताएंगे, इतना सारा कर है कि हालत खराब 23 कर है, 23 कर आपको लिखा देते हैं ना, समझा देते हैं, उसके बाद ढूंढना सुई नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कुछ नहीं करो, बैठो तुम भी तो पूछो जो इंपोर्टेंट है वो समझो ना। जकात भी है, जकात भी कतई इंपोर्टेंट नहीं है, तो एकदम 100% है आता क्वेश्चन, लेकिन रुको एक सेकंड, रुको आएंगे जकात के पास, सब आएंगे। इनमें 5 लोगों को जो है जजिया कर नहीं लिया जाता। और फाइनली जो है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत? या कह सकते हैं कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया, आसान भाषा में लिखते हैं, कोई दिक्कत ऐसी भी कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया या फिर ब्राह्मणों से जजिया कर लेना शुरू कर दिया, जो चाहे वैसे लिख सकते हैं। आगे चल के 1564 कभी मत भूलना, 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। आ रहा क्वेश्चन में याद कर लेना, समाप्त कर दिया। और फाइनली 1679 में औरंगजेब ने लगा दिया। औरंगजेब ने लगा दिया। अब एक सेकंड में आपके दिमाग में आएगा कि सुजीत सर अच्छा ये बता दीजिए, तो अगर 1679 में फिर से औरंगजेब ने लगा दिया तो फाइनली समाप्त किसने किया, जहां से हम कंप्लीटली जो है इसको समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी ना भूलें मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला का उसको उपाधि मिला हुआ था, है ना। ये कौन था? उत्तर मुगल काल का शासक था। हाँ, औरंगजेब के टाइम में 1679 में फिर से आ गया था। और रंगीला, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह ने 1720 में एकदम फाइनली क्या कर दिया, जजिया कर को हटा दिया, जड़ से ही खत्म कर दिया, जाओ जजिया जड़ से समाप्त हो जाओ। तो यहाँ पे एक साइड में लिखते हैं बाबू, जरा समझना, 1720 में मोहम्मद शाह ने समाप्त कर दिया, बस। लो, ऐसे इतना रटवा देंगे, लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप क्या कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत? अभी तो शुरू हुआ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए बाबू, थोड़ा सा, हल्का सा, इतना सा, अभी देखने मजा आएगा। चले, अब इसी का पार्ट है, पहले लिख दें, उसके बाद प्यार से समझा देंगे आपको, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। आओ, यानी अभी पूरी कहानी जो चल रही है वो किस पे चल रही है? जजिया करके इतिहास पे। कहां से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जहां से पूछोगे वहीं से जवाब देंगे, और जहां से शुरू करोगे वहीं से जवाब देते हैं। 731 में ये सारी कहानी हो रही थी, अभी तक जो बताते थे, 12 में टेक हुआ है, 13 में मुल्तान जीत लिया, उसके बाद जजिया कर हो गया। 731 अरबों ने सिंध के तट पे महफूज नामक नगर को क्या कर दिया, बसा दिया। एक नगर है उसको बसा दिया। जजिया कर ही तीर्थकर है क्या? हाँ बाबू, इसको तीर्थकर भी कहा जाता है, उनके हिसाब से टैक्स होता है तीर्थकर, वही चीज है बाबू चंदन जी। कई जगह सैनिकों के लिए कर भी इसको कहा जाता है, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं रखना, जो है अभी बता रहे, अभी आएंगे, अभी तो बस लिख रहे हैं, अभी लिखने तो दीजिए, बीच बीच में समझाते जा रहे हो। हाँ, ये बड़ा अच्छा बात बोले, जजिया कर, वेरी गुड डेविड जी, बहुत सुंदर, लाजवाब, वाह बाबू, सुपर। ऐसे भी बोलेंगे, ये सारी बातें बताते हैं, बोलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है कि अरबों का क्या किया है, अरबों ने सिंध तट पर महफूज नामक नगर को बसा दिया, पहले अटैक किया, हराया, और अब यहाँ पे नगर भी बसा दिया। तो याद रखिएगा 731 में अरबों ने सिंध में महफूज शहर को बसा दिया, महफूज शहर को बसा दिया। हे राम, क्लियर है? अब धीरे धीरे जो है इनका इंटरेस्ट जो है भारत में अरबों का आने लगा, और इन्होंने क्या किया, पहले हराया, उसके बाद शहर बसा दिया, उसके बाद अपना शहर बसा दिया। अब यहां ध्यान रखिएगा, अरब विद्वान भारत से 2 पुस्तक अपने साथ लेके चले गए। ध्यान रखिएगा, मंसूर के समय में, उस समय मंसूर शासक था, मंसूर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि भी ध्यान है तो कोई बात नहीं। मंसूर के समय अरबों ने भारत से 2 पुस्तक अपने साथ ले गए। 2 पुस्तक, छोटी मोटी पुस्तक तो लेके जाएंगे नहीं, ये जब भी ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, बड़ी बड़ी पुस्तक। और पहला पुस्तक था ब्रह्म सिद्धांत, और दूसरा जो था खंड खात। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म सिद्धांत यहीं पे, अभी बता रहा हूं क्या है। हाँ, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खात, ये दोनों पुस्तक है, आप बता दिए, लेकिन आखिर ये भी तो बता देते कि किनके द्वारा ये लिखा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताइए आप। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगुप्त का नाम आप जरूर सुनेंगे, नाम बता दो। हाँ बाबू, ब्रह्मगुप्त, ये दोनों पुस्तक हैं, इनके लेखक जो है कैसे बताओ, ऐसे यहां पे इंडिकेट कर देता हूं। ब्रह्मगुप्त लेखक
ब्रह्मगुप्त। बस इतनी सी बात आपको याद रखना और कुछ नहीं। चले। अब रहा कि सुजीत सर अरब यहां आए तो क्या कुछ दिए, कुछ सिखा के गए? तो ध्यान रखिएगा, अरब जब यहां पे आए तो उन्होंने ऊंट पालना और खजूर की खेती का प्रचलन यहीं से शुरू करवाया। तो याद रखिएगा, अरबों ने ऊंट पालना तथा खजूर की खेती, इनका क्या है, देन है। ध्यान रखिएगा, ऊंट पालना और खजूर की खेती का जो है प्रचलन इन्हीं के टाइम में शुरू हुआ। अरबों ने सिंध में, ध्यान रखिएगा, दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। अब जरा पॉइंट को पकड़िएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अरबों ने सिंध पर इन्होंने क्या किया, एक सिक्के चलाए। क्लियर है? उस सिक्के का नाम जो था वो क्या था, दिरहम। अरबों ने सिंध पर दिरहम नामक सिक्के चलाए। कोई समस्या किन्हीं को हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत? चले। कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा जो रहा हमारा, आइए, अरबों का आगमन। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कहां से राइज होगा और कैसे इसको समझना है, एक बार आते हैं, देखते हैं और ध्यान में रखते हैं। तो चल 40 अमीर। अरे भाई, कहां सागर मिश्रा जी बात, ये तो 30 में जा रहे हैं, हम आपको भी पढ़ा रहे हैं अरब का, है ना। अरबों का आगमन, चचनामा, ये याद रखिएगा बाबू, चचनामा कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। अगर कभी लग भी जाए तो अक्सर यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, कभी अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आप देख लीजिएगा। जब भी आप रहिएगा तो एक ही चीज इसमें ध्यान रखना कि जो चचनामा है, चचनामा में किसकी चर्चा की गई है। तो भारत में अरबों का जो आगमन हुआ है, अगर उसको जानना है तो सबसे पहले आपको चचनामा पढ़ना होगा। और मैंने भी चचनामा पढ़ा, इसी वजह से आपको बता रहा हूं कि अरबों का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। क्लियर है? एक दूसरी, अब अगर कभी ऐसे पूछना नहीं चाहिए, कभी चांस है पूछने का, लेकिन अब कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चचनामा पुस्तक लिखी कब गई है, तो आप याद रखिएगा कि चचनामा जो है वो कब लिखी गई है, 1216 में, ईस्वी में चचनामा को लिखी गई है। अगर पूछा जाए किसने लिखा है तो एकदम आंख बंद करके बोलिएगा, अली अहमद इसके क्या है, लेखक हैं। देख लीजिएगा, शायद कभी पूछ दे तो कहिएगा नहीं पता है। इसके लेखक जो है वो कौन है, अली अहमद, लिख लेना बाबू। बस क्वेश्चन कहां से पूछेगा सुजीत सर, तो ध्यान रखना कि चचनामा में जो सबसे पहले भाषा का प्रयोग हुआ है वो अरबों का हुआ है। अरब भाषा में लिखी गई थी चचनामा, उसके बाद इसको फारसी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चचनामा जो है अरबी भी थी और फारसी भी थी, इसी से अरबों के आगमन के बारे में जानकारी मिलती। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चचनामा से पहले अरबी भाषा की पॉइंट है 711 में, पॉइंट को पकड़ना, 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में सबसे पहला बार जो अटैक किया गया सिंध पे किया गया, पहला अटैक सिंध पे, और उबैदुल्लाह के नेतृत्व में 711 जो पहला अटैक हुआ वो हार गए, असफल। इसलिए चर्चा का विषय कभी नहीं बनता, लेकिन स्टेटमेंट में दे दो, फंसाने का कोशिश करे तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि पहला अटैक किसके टाइम में हुआ, पहला अटैक, पहला सफल अटैक कहेगा तो मोहम्मद बिन कासिम में चल जाएगा। गलती से भी अगर उबैदुल्लाह रहा और आपने टिक करके चलाया तो फिर समझ लीजिए मैं क्या करूंगा आपको। जब तक सिर्फ रहे कि पहला अटैक किसने किया तो ध्यान रखना उबैदुल्लाह बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। अगर पूछा जाएगा पहला सफल अटैक कब किया गया तब आपको बोलना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे पहला अटैक हुआ है तो आप बताइए कहां पे, ध्यान रखिएगा हमेशा सिंध वाला इलाका में। वहां का शासक कौन था तो हमेशा ध्यान रखिएगा दाहिर, बस काम खत्म करो, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, बाकी कहीं बाहर नहीं भाग सकता, सवाल ना उठे। आओ, तो ये पूरा का पूरा अटैक हुआ 711 में हुआ पहला अटैक, 711 में फिर से हुआ दूसरा अटैक, 712 में जो हुआ वो तीसरा अटैक हुआ, ध्यान रखिएगा 712 में तीसरा अटैक हुआ। और तीसरा अटैक जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ सुजीत सर। और इस बार शासक जो था वो सिंध का कौन था, ताहिर था, उसको हरा दिया गया, खेल खत्म करो, बात खत्म करो। 713 में मुल्तान को भी जीत लिया अगले साल ही। जैसे ही मुल्तान को जीता उसके बाद आगे चल के फिर से मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जजिया कर लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है? इसको क्या किया, जजिया कर लगा दिया। अब देखो जजिया कर, आपको मेरे आंखों के सामने रखो, एकदम आंखों जैसे में मुझे देखो। जब जजिया कर की बात है, जहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा, किसी को ताकत नहीं कि रोक के दिखा दे। जब जजिया पूछेगा जहां मुझे फंसाना होगा तो मैं सीधा जानता हूं जजिया कहां लेके जाऊंगा, अकबर के टाइम में। ले बताओ अकबर के टाइम में कब हुआ, पता होगा तो बताओगे, नहीं पता होगा तो जाओ। तो ध्यान रखना आज के बाद जजिया कर पहला पॉइंट जो है गैर इस्लामिक कर, पहला पॉइंट गैर इस्लामिक कर, यानी जो इस्लाम होंगे वो टैक्स नहीं देंगे और इस्लाम के सिवा जो भी है सारे को टैक्स देना होगा। ये धार्मिक कर के रूप में जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। ये किसमें, धार्मिक कर के रूप में, पहला तो दो पॉइंट हो गया, एक धार्मिक कर के रूप में, गैर इस्लामिक कर, दो पॉइंट यहां से निकला, ध्यान से समझना उंगली पे। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इसको लगाया था किसने, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। कितने लोगों पे लगाया था, नहीं सब पे लगाया था, बस 5 लोगों को छोड़ के। किनको, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है, औरतें होती है, औरतें बच्चा को पैदा करती है, बच्चा आगे चल के बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद दिखता नहीं है तो दिव्यांग हो जाता है, जब कोई काम नहीं होता है तो ब्राह्मण हो जाता है, 5 लोगों पे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है एफएसटी ने क्या किया कि ब्राह्मण पे भी लगा दिया जजिया कर। पहले ब्राह्मण पे जजिया कर नहीं था 5 लोगों पे, फिरोज शाह तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे उनके टाइम में क्या कर दिया गया, लगा दिया गया जजिया कर। उसके बाद स्थिति खराब हो गई, धीरे धीरे क्या है, कहीं ना कहीं उस समय के समाज में जो है आक्रोश फैलना शुरू हो गया कि अब जो है टैक्स कौन देंगे, पंडित जी भी देंगे, ब्राह्मण भी टैक्स देंगे, काम खत्म। आगे चलने के बाद फिर एक पॉइंट निकलेगा क्या, तो 1564 में अकबर क्या करेगा, इसको कंप्लीटली बैन कर देगा। बोले बात कोई जजिया नहीं, हटाओ जजिया को खत्म करो। तो याद रखना ठीक बाबू 1564। आगे चल के जब शासन होगा औरंगजेब का तो 1679, याद रखिएगा 1679, 1679 में ये कहेगा नहीं जजिया कर फिर से लगेगा, क्योंकि टाइमिंग औरंगजेब का आ गया है, धार्मिक कट्टरतावादी का खतरनाक इंसान। बोला नहीं अब जजिया कर लगेगा तो लगेगा, और 1679 में जजिया कर शुरू हो गया। तो अगर कभी भविष्य में पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने कब लगाया तो 1679 में। और ये पॉइंट और ध्यान रख देना है कि औरंगजेब ने तो ऐसा खतरनाक गेम खेला, उसने क्या किया, अंग्रेजों से भी जजिया कर ले बोला, अंग्रेज सब तू भी टैक्स दे, ऐसे तू ठीक है। तो औरंगजेब से भी क्या किया, टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये इतना पॉइंट अगर याद रखो, औकात है आयोग का, फंसा देगा जजिया कर, फंसा तो इसे बात पूछ के देखो तो क्वेश्चन, और मेरा नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा। लो तो इतनी बातें बाबू जजिया कर में याद रखना है जब तक ऑफिसर ना बन जाए।
किसी से पूछो, बता दीजिएगा क्या है, और तुम सामने बोलो, उसका कॉन्फिडेंस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आप कहाँ से पढ़े हो? बोला कहाँ से पढ़े? एनसीईआरटी से पढ़े हैं। सिंपल। चलो आओ नेक्स्ट। टाइम हो गया क्या बाबू? कितना देर? है ना, कोई बात नहीं, बहुत है मेरे लिए इतना। 721 में जजिया के बाद 721 में अरबों ने क्या किया? सिंध में एक महफूज शहर बसाना शुरू कर दिया, यानी कि अरब अब धीरे-धीरे क्या किए? भारत में बसना शुरू कर दिए। मंसूर के समय में अरब भारत में 2 पुस्तक अपने साथ ले गए। मंसूर के समय ध्यान रखिएगा, अरबों क्या किया? भारत से 2 प्रमुख पुस्तक लेके चले गए। ध्यान रखिएगा, और दोनों पुस्तक जो था वो किनका लिखा हुआ था? ब्रह्मगुप्त का लिखा हुआ था। एक ब्रह्म सिद्धांत और दूसरा खंडखाद। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक लेके यहां से चले गए। अरबों ने भारत में क्या है? ऊंट पालना और खजूर की खेती। अक्सर आप आधुनिक भारत में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, दर्द कर रहा यहां छिला गया, क्योंकि खट्टा लग रहा है अंदर, इसका तो ब्लड गिर रहा है। फिर आगे भी क्लास है मेरा, यहाँ इसमें होता है दर्द, तो पूरा ये वाला पोर्शन में दुखता है मेरा। दांत वाला बात है, दांत वाला तो वो यहाँ बहुत दर्द कर रहा है मेरा, इस वाला पोर्शन, इसी की वजह से, इसी की वजह से दर्द कर रहा है। दर्द हमको करता कभी कुछ नहीं है, अच्छी लग गया, ब्लड निकल रहा। अब अरबों ने भारत में चलो ऊंट पालना और खजूर की खेती। अक्सर आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है बाबू, और कभी पूछा भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? तो पुर्तगालियों से। आप कभी देखना, पुर्तगालियों से पूछा जाएगा, पुर्तगालियों की देन क्या है। फिर गौथिक शैली के बारे में चर्चा करेगा, इस तरीके से जो मकान बनेगा, ऐसे बाबू, है ना, कैथोलिक चर्च के टाइप का, है ना, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट जो होता है चर्च, इस तरीके से गौथिक शैली, उससे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर तंबाकू से क्वेश्चन पूछेगा। सर बौद्ध धर्म का, अरे सलोनी मिल जाएगा बाबू, टेंशन कर, मैं सुनूंगा, छोड़ो हम सब दे देंगे, कोई सा चीज नहीं छूटेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो बाबू। चलिए आओ, सब मिल जाएगा नोट्स, हम है ना, जब तक जिंदा कायदे कम लेते टेंशन लेती है। नोट्स छोड़ो ना, यहाँ आओ ना बाबू, जैसे सिखा रहे हैं ना, जैसा स्टाइल वैसे ही बस तुम भी सीखो, तो तुम्हें भी याद हो जाएगा मेरी तरह, कभी नहीं भूलोगी। चलो अब ध्यान रखना, ऊंट और खजूर, तो उसमें अक्सर आप देखना कि पुर्तगालियों के टाइम से क्वेश्चन हमेशा आयोग ने पूछा है, और वहां से जो पूछता है आधुनिक भारत से, उसमें एक चीज पूछता है कि तंबाकू किसने लेके आया था, हमेशा क्वेश्चन देखिएगा तो पुर्तगालियों। तो यहाँ हो सकता है आपका किस्मत खुले और यहाँ पूछ देखिए ऊंट पालना किसने सिखाया, तो ध्यान रखिएगा। अरबों ने ऑप्शन देगा, तुर्क कौन है? तुर्क मत मारिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, अरब पहले, है ना, ध्यान रखिएगा, अरब। और खजूर की भी खेती यहीं पे हुई। चलो आगे चलते बाबू। अरबों ने सिंध पर दिरहम नामक सिक्के चलाए। सुजीत सर, दिरहम का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिनार है? और दिनार कहते थे स्वर्ण सिक्का को, रूपक कहते थे चांदी सिक्का को, रूपक। अब कुछ कुछ याद आ रहा है मेरे को, देखो जब पढ़ा दिया तब बोलेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है साथ में आसमान में उड़ेगा। ये रूपक दिनार वाली जो बात बोले ना सुजीत सर, ये दोनों का दोनों बात जो बोले वो पुर्तगाल का बोले। लो जहां कहोगे वहां से जोड़ के बताएंगे, तुम पूछो तो सही एक बार। अब पढ़ा क्या रहे हैं? मध्यकालीन। बता क्या रहे हैं? अरबों का आगमन। समझा किसे लेके जा रहे हैं? गुप्त का। अब भी गलत हो जाएगा, तो फिर पढ़ किस ले रहे हैं? पहला तो क्वेश्चन यही है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं जब गलती हो जाएगा तो? अब दिनार कभी भूलोगे किसके टाइम में है? लास्ट टाइम में भी इसी क्लास लेके खत्म किया था। दिनार, दिनार क्या होता था? सिक्के होते थे अरबों, गुप्त सॉरी गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, उनको कहा जाता था रूपक। और कई जगह जो है वो कौड़ियों से क्या होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था। कई जगह हमने आपको बताया था क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली होता था, तुम उस वस्तु को दे दो, तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास ये वस्तु ज्यादा है, मैं इस वस्तु को दे देता हूं, तुम उस वस्तु को दे दो, उससे क्या होगा? अपना आयात निर्यात होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो अरबों ने सिंध पर क्या किया? दिरहम नामक सिक्के को चलाया। अब दिनार और दिरहम जिंदगी में भूल के देखो तो, ना गुप्त भूलेंगे और ना अरब भूलेंगे, अरब सागर कभी ना भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों को तुम्हें याद हो गया। हो सकता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने कौन सा क्वेश्चन टकरा जाए और सेम टू सेम आ जाए, और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और उस पर क्लिक कर दो तब कहोगे आई लव यू सुजीत सर। देखना जैसे ही क्वेश्चन टकराएगा दिल से एक अलग सी दुआ निकलेगी मेरे लिए। चलो नेक्स्ट, क्लियर हुआ? अब आते हैं किस पे? तुर्कों का आगमन भारत पर। भारत पर, भारत पर तुर्कों का आगमन। एक छोटी सी बातें याद आ गई तो मैं सोचता हूं कि मैं आपको शेयर करूं, आपको मजा आएगा। संडे का दिन जब मैं पहली बार आपकी क्लास लिया ना, पहली बार, और पहली बार जिस दिन मेरी पहली क्लास थी, मेरा दिमाग क्या ना हुआ, हमारी ध्यान सीधे कमेंट पे जा रही थी, सामने कमेंट पे। जैसे ही कमेंट पे गया ना, इतने खतरनाक खतरनाक कमेंट कि हमारा पढ़ाई तो तेल लेने चला गया। और पूरी तरीके से मैं जो पढ़ाता हूं एनर्जेटिक एकदम पूरा 100/100, 99 का तो चांस भी नहीं है, वो खत्म हो गया। मैं जब क्लास खत्म करके बाहर निकला ना, मैं जिंदगी में पहली बार पूरी उम्र में पिछले 9.5 साल के करियर में ऐसे मुंह मेरा लड़ता हुआ निकला। तो ये मजा क्यों नहीं मुझे पढ़ाने में? दिक्कत कहां हुई? क्यों अपना 100% नहीं दे सके क्लास में? बाद में निकले रास्ते में सीढ़ी से नीचे जाते हुए बड़ा अजीब सा लगा, क्लास कैसे हुआ? एक तो दिमाग मेरा खराब यार, रात भर नींद नहीं मुझे आ रही है, क्या हुआ क्लास में भाई? अंदर से फील होता है ना। देखो एक चीज बताता हूं, जो टीचर दिल से पढ़ाएगा, जो टीचर दिल से पढ़ेगा 100% वो दिल से पढ़ाएगा। कोई भी हो XYZ, जो पढ़ेगा नहीं दिल से वो कभी दिल से आपको पढ़ा नहीं सकता। और हम दिल से पढ़ रहे हैं फिर भी बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। खाना नहीं खाए तो मैडम बोली क्या क्या हुआ जी, कुछ हुआ क्या, कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं दिक्कत नहीं हुआ, बस अपने बारे में सोच रहे हैं, बड़ा जिंदगी जी लिए हैं, अब बहुत कम समय मेरा बचा हुआ है। जब ये बात बोले तो सामने वाला भी टेंशन में आ गया। हाँ जी बात तो सही है, करते इसलिए अच्छा अच्छा काम करो जितना जल्दी, क्या पता कब बुलाहट आ जाए ऊपर जाना पड़ जाए। उसके बाद अगले दिन आए तो ऑफिस में चर्चा की कैसी से बात है, तब उन्होंने बताया बस कमेंट पे आपका नजर गया ना सर, बस इसी वजह से पूरा माहौल बिगड़ गया। कमेंट पे नजर दीजिए लेकिन उसको नजरअंदाज कीजिए। जो बच्चा जो है ना जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है, जिसको सच में आपको लगता है कि बस उसका जवाब दीजिए, बाकी सब वहां पे जो है टाइम पास करने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि देखो जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरी रात मैंने लगा दिया फिर भी मैं नहीं समझ सका क्या कहानी थी। हाँ दिल की बात करता हूँ, एकदम आत्मा की बात। और एक वो दिन और एक आज का दिन है, चाहे कोई भी क्लास में हो, देखते हैं सबका जिसका लगता है कि ये सच में जेन्युइन है, इस बेचारी को मेरी सच में जरूरत है, मैं तुरंत कमेंट कर देता हूँ बिटिया को, हाँ बिटिया टेंशन मत ले, मैं हूं जिंदा भी, सीधे। जो खतरनाक है उसको बस खतरनाक रहो, मेरे लिए क्या करोगे, अपना ही झेलोगे। चलो तुर्कों का क्या करते हैं? आगमन। अब शुरू करते हैं तुर्कों का आगमन, थोड़ा समझते हैं। तुर्क देखो ना, भारत इकलौता ऐसा है सिर्फ आगमन 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 आगमन, 1947 तक सिर्फ आगमन ही हुआ, इसको चैन से जीने कोई नहीं दिया। तुर्क कहां के थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, चीन के उत्तर पश्चिम में ये क्या थे? एक असभ्य जनजाति थे,
असभ्य जनजाति, ये सब जो एक-एक कर रहे क्यों कर रहे हैं सर? तो इसका एक कहानी आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। ये सबके सब क्या है? यायावर है, सबके सब खानाबदोश हैं, सबके सब आदिवासी प्रवृत्ति के हैं, सबके सब जंगली प्रवृत्ति के हैं, सबके सब मध्य एशिया चाइना वाला इलाका के हैं, जहां पे क्या कुछ भी उपजता नहीं है, सबके सब गरीब भिखमंगे भूखे नंगे सब हैं। और इनका काम क्या है? भरण पोषण जो होता है ये चरवाहा करके, चरवाहा तो समझते हैं चरी चब थैंक यू थैंक यू वाह हाँ थैंक यू क्लियर है। तो चरवाहा ये सब चराने वाले गाय बैल भैंस चराने वाले धीरे-धीरे गाय भैंस चरते पहुंच गया इंडिया और उसके बाद इंडिया से इनको इश्क हो गया। इंडिया से इश्क हो गया और पता था कि इंडियन जो है आज भी सबसे नंबर 1 के गधा में से एक है पूरी दुनिया में। कैसे सुजीत सर? क्योंकि एकता है नहीं इनके पास में। अगर किसी की बेटी के साथ कुछ हो मेरे को क्या मतलब, मेरी बेटी के साथ थोड़ी हो रहा है, हर गधा कहेगा आज उसके साथ होगा तेरे साथ होगा। और यही कमजोरी जो है देश के अंदर खोखला करके रखे हुए है। अगर किसी के साथ कोई गलती हो रहा है तो वहां उठा के क्या करते हैं? इसको बनाते हैं। अरे इसको बनाने से बढ़िया है इसको उठाओ और सामने वाले को खींच के लगाओ। इसको उठा के क्या करोगे? इससे उठा के क्या करोगे? बताओ भाई, इससे उठा के क्या करोगे? 1000 2000 5000 करोगे, अगर इसको उठाओगे तो किसी की जान बचा दोगे। लेकिन समस्या यही है आज भी देश के अंदर एकता है नहीं है, जिसका खामियाजा जो होता है बाहर वाला आता है और आके हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है और हमारी स्थिति जैसे थी वैसे है और वैसे ही आज भी चल रही है। जाके देखो समाज में किसी का किसी तरह बनता है, जबकि सबकी इकोनॉमी स्थिति जो है चौपट है, 0% आता है। आप गांव में चल जाओ सही बताते हैं, किसी का स्थिति अच्छा नहीं है और किसी की बेटी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात करता है दूसरी की बेटी पे। कमाल का बात है भाई, कमाल का समाज है। और हम कहते हैं सामाजिक प्राणी है। सबकी बेटी चौपट है लेकिन उसको दूसरी की बेटी में नजर गलती आती है, अपनी बेटी में नजर गलती नहीं आती है। अपना बेटा बेरोजगार है टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे का बेटा अगर पढ़ रहा है तो उनको टेंशन है, कुछ किया नहीं जीवन में। अरे अपने बेटे को बोलो ना उसने क्या किया, बच्चा पैदा करने के सिवा। बात समझ में आ रहा है ना? इसी को जरा समझो। अब थोड़ा सा आते हैं इसमें, यहाँ धीरे-धीरे क्या करते हैं, चीन के उत्तर पश्चिम वाले इलाका में असभ्य जनजाति है। 962 के आसपास में अलतगीन नामक तुर्क सरदार जो है, ध्यान रखिएगा, जो यामुनी साम्राज्य का है, या फिर कह सकते हैं गजनी वाला इलाका में, अफगानिस्तान के गजनी गजनी वाला इलाका, आज ही क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन जो समझा रहे थे उसी में बता रहे थे। तुर्कों की राजधानी क्या थी? तो गजनी या फिर यामुनी कर सकते हैं, जो आपको चाहे। क्लियर है ना? 1700 क्या किया यहाँ पे? 1700 अधिकारियों में से एक 1700 पूरा का पूरा तुर्क को इकट्ठा किया। भाई अटैक करना, किस पे करना भाई? भारत पे करना, किसी भी हालत में। ये चाइनीज बेवकूफ वाकई का जनजाति, हां देखना ना धर्म ना जाति, मैं किसी पे कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं, कभी भी मुझे इस इंटेंशन में मत लेना, कभी नहीं लेना। हमेशा मानवतावाद, ये बताने का मेरा रीजन ये होता है ना कि उस समय की स्थिति से बात कर रहा हूं, है ना? तो इसलिए कभी मत ऐसा सोचना, बाकी आपकी इच्छा सोचोगे तो मुझे कोई बात नहीं होता। आप सोचते रहो बैठे, मेरे को मुझे तो समझाना सिखाना निकलना। 1700 तुर्कों को एक साथ क्या किया? जमा किया और उनको अधिकारी के रूप में सत्तेसो तुर्कों को एक साथ क्या किया? जमा किया और अधिकारी के रूप में सुबुक्तगीन को भी उसी में शामिल था। सुबुक्तगीन, चर्चा सुबुक्तगीन की आएगी, ध्यान रखिएगा। सुबुक्तगीन की चर्चा आएगी और आगे चलते कब अल्पगीन आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दोनों का रिलेशन जो होगा वो किसका होगा? दामाद और ससुर का रिलेशन होगा। दामाद और ससुर का रिलेशन तो बड़ा कमाल का रिलेशन होगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा देर बाद हंसाएंगे, थोड़ा सा पढ़ो सीरियस होकर। क्लियर है? आगे चल के 977 के आसपास, 977 के आसपास में अल्पगीन का दामाद जो है गुलाम कौन बनता है? सुबुक्तगीन बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, दामाद और ससुर का भी कहानी चल रहा था। भारत अच्छा एक बार यहीं पे रोक लेते हैं, यहीं पे क्लास को रोकते हैं ताकि आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं पूछूं ससुर और दामाद का रिलेशन, जरा देखना अपने वाले पापा को क्या बोलते हैं? पापा, हो पापा, ए पापा, यही बात। लेकिन जो नए वाले पापा आते हैं जिनको कहते हैं क्या ससुर साहब, उनको क्या कहते हैं? पापा जी, डैडू, हाय पिताजी। अभी इतना ईमानदारी से बात करता है, अपने पापा को जैसे बोलता है वैसे तुमको बोलता है नहीं। नए वाले पापा, अब ये नए वाले पापा का ये चर्चा कहां से आई? लड़के का नहीं, लड़की का भी, लड़की भी अपने पापा को क्या बोलती है? हे पापा, यहाँ आए। कहां गए तुम्हारे पापा? हां बाबा, मम्मी बुलाई। कहां छको पापा? मम्मी बुलावे छको, घर में तेल ले छके, है कि नहीं? और यहाँ पे जैसे अपने ससुराल चल जाए वहां पे पापा जी आइए ना खाना खा लीजिए। बाप रे बाप, इतना बदलाव बाप के घर में हुआ जितना क्या है ससुर के घर में जाते करते दोनों का तमाशा रहता है, दोनों का तमाशा देखना, ध्यान रखना, है ना? एकदम नॉर्मल जिंदगी जीना, कभी कोई दिखावा नहीं करने का है। सुन लो नहीं तो सामने वाला यूज कर लेगा, लड़की को तो खास करके बुरा मान जाएंगे। देखो तो मिला, वाह बुरा मान जाएंगे। ओ कितना ध्यान रख रही हो अपने ससुर साहब का, हां पढ़ाई करो, खतरनाक मनुष्य। अब तो आगे चल के क्या करते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन जो हो जाता है ससुर दामाद। सुजी सर एक जगह और ससुर दामाद, अगर बोल दीजिए मजा आ जाए। हां है एक जगह, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद कीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये दोनों का बीच का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? ससुर और दामाद का होगा। हाँ, तीन जगह का, एक जगह और रिलेशन का हो तो मैं जोड़ देता हूं। जो ये तो सुजी सर सीधे चल जाइए पलासी का यूज चल जाइए, पलासी में आपको दो कैरेक्टर मिलेगा। ऐसे जोड़ के एक बार कर दो सब जगह कहां क्या करना हो, और ये तो पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि अगर जिसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा जिंदगी में भूलेगा। अब अगर पलासी के पास में चल जाए तो मीर कासिम मिर्जा, वहां भी ससुर और दामाद का रिलेशन सुजी सर। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, यहाँ भी ससुर का रिलेशन और दामाद का रिलेशन सुजी सर। अल्तुतमिश सुबुक्तगीन, यहाँ भी तुर्कों के टाइम में आक्रमण, यहाँ भी रिलेशन जो है ससुर और दामाद का सुजी सर। कभी जिंदगी में भूलेगा, इसे बता दीजिए तो कोई नहीं भूल सकता। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखना यही टाइमिंग चला। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम जो था सुबुक्तगीन था। अब यहां से क्वेश्चन आ गया, अगर मैचिंग करने का उसका दिल चलेगा। कथन 1 कथन 2, कारण स्पष्ट कीजिए। एक सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना ए सही है ना बी सही है। क्या बात कर रहे सुजी सर? तुर्कों का पहला आगमन जो हो रहा है वो किसके टाइम हो रहा है? सुबुक्तगीन के टाइम में। लेकिन अरबों का आगमन पहला जो हो रहा है वो किसके टाइम हो रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले देखने की जरूरत। क्या दे रहा ऑप्शन? अगर दे रहा है उबैदीन तब तो उसको मारेंगे, उबैदुल्लाह को मारेंगे। अगर उबैदुल्लाह को नहीं दे रहा है तो मोहम्मद बिन कासिम को मारेंगे, कभी ना भूलना। और यहाँ पे जो बातें करेंगे वो किसका करेंगे? सुबुक्तगीन का करेंगे। 986 के आसपास आते आते यानी कि 10वीं शताब्दी आते आते पंजाब के शाही वंश के शासक जो है जयपाल पे आक्रमण कर देगा, अटैक होगा। ध्यान रखिएगा यहीं पे क्या किया जाएगा? अटैक किया जाएगा, माहौल बदलने वाला। ध्यान रखिएगा गजनी का एंट्री होने वाला, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? अब लिखें ताकि लिख देते हैं सर 2 बजे से सर क्लास है। अरे शांति, बस एकदम शांति करके रखी हुई क्लास को यार। बस जो क्लास है वो नहीं समझती हो, 2 बजे से क्लास है सर, 3 बजे से क्लास है, मुझे नहीं पता होगा बाबू।
अजीब सा हालत है ये लोग का, क्या ये लोग पढ़ेगी, भगवान ही मालिक है। आते ही नहीं पढ़ना, निकलो, पैसा दे ही दियो, जाओ घर में सो, ऐसे जैसे हमको पता नहीं ना है, पता नहीं कहाँ बोलते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, एक के चक्कर में सब नाश हो जाता है। बंद कर दीजिए, जाओ 2 बजे जाओ पढ़ाने के लिए, संडे यार सोने का टाइम है यार, आराम जाओ घर में सोना। कुछ अब तो हैं, अगर रियल में देखा जाए तो असभ्य जनजाति है जो चीन के उत्तर पश्चिम में निवास करते हैं, पहला पॉइंट। असभ्य जनजाति है, जनजाति है जो जो चीन के उत्तर पश्चिम वाले इलाका में, उत्तर पश्चिम वाला इलाका में, वाले इलाका में निवास करते हैं। अब ये पता चल गया कि ये सुजीत सर ये कहाँ के हैं, चीन के हैं, यानी तुर्क का जो आगमन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, चीन से हो रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अल्तगीन नामक तुर्क सरदार जो है, ध्यान रखिएगा, उसी ने क्या करता है, यामनी साम्राज्य की स्थापना करता है। अल्तगीन, अल्तगीन नामक सम्राट, यामिनी, यामिनी कहिए बाबू या फिर कहिए गजनी, जो दिल चाहे बाबू, साम्राज्य की स्थापना करता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और चले। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्तगीन और इसकी राजधानी जो थी, आप कर सकते हैं गजनी, राजधानी भी इन्होंने क्या बनाया था, गजनी को बनाया था बाबू, याद रखिएगा, गजनी, है ना। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, 1700 तुर्क को चुना इसीलिए ताकि भारत पर आक्रमण किया जाए। उनमें से एक जो था शुबुक्तगीन था, इसी में शुबुक्तगीन, शुबुक्त, शुबुक्तगीन, कोई दिक्कत, चलिए आगे चल के दोनों के बीच में रिलेशन जो बनता है, आगे चल के अल्तगीन का गुलाम शुबुक्तगीन, शुबुक्तगीन, शुबुक्तगीन इसका इसका दामाद बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। भारत पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कभी भूलना मत, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो करता है वो कौन है, शुबुक्तगीन, याद रखिएगा। और शुबुक्तगीन है कौन रिश्ता में, तो ध्यान रखिएगा दामाद है किसका, अल्तगीन का। पहला आक्रमण शुबुक शुबुक्तगीन, क्लियर है। पहला आक्रमण कौन करता है, शुबुक्तगीन करता है भारत पर तुर्कों का आक्रमण, क्लियर है। और पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। यही एक पॉइंट बना देते हैं, भारत पर पहला पंजाब के, पंजाब के शासक जयपाल, अब ये चीज सिखाएंगे ध्यान रखिएगा, जयपाल, जयपाल को पराजित करता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज सिखाऊं और कोशिश करूं सिखाने की, तो भारत का पहला तुर्क आक्रमण शुबुक्तगीन के टाइम में किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हारा कौन, तो पंजाब का शासक जयपाल, यहाँ भी कोई समस्या नहीं सुजीत सर। लेकिन अगर मैचिंग करवाने में दे दे अरबों का पहला आक्रमण भारत पर, अब ध्यान रखिए अरबों का पहला आक्रमण तो उबैदुल्लाह के टाइम में 711, अगर सफल आक्रमण लिख दिया, ध्यान रखिएगा फिर से बोल रहा हूं, कई बार बोल रहा हूं, अगर सफल आक्रमण लिख दिया तो 712 लिख लीजिएगा। और फिर वो जो है वो क्या है, उबैदुल्लाह ना होके मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। और वो जो शासन किया किस पे, पंजाब पे नहीं बल्कि सिंध के शासक दाहिर को हराया। अब कभी नहीं भूलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चले आइए, कहीं कोई समस्या, हाँ आर्या जी।
अभी भी साउंड नहीं आ रही? नो, साउंड का समस्या हमारे साथ हमेशा बना है। नहीं, नाम है वो जो सिखा रहे वो ध्यान रखिएगा। कासिम अहमद और दूसरे का नाम है इस्लाम। नाम है बाबू, धर्म नहीं। कहीं किसी के दिमाग में ये ना चले सुजी सर धर्म तो नहीं बता दिया। नहीं बाबू, नाम है। क्लियर है ना? और आगे चल के ये दो पुत्र हैं, शुभुक्तगीन के दो पुत्र हैं, कासिम अहमद और इस्लाम। यही कासिम अहमद जो है स्टार मारते के यहाँ पे, यही आगे चल के क्या हो जाता है? आगे चल के राजा बन जाता है। आगे चलकर राजा बनता है। इस्लाम ना बन के कौन? कासिम अहमद आगे चल के क्या बनता है? राजा बनता है। क्लियर है? जैसे ही राजा बनता है उसके बाद जो कासिम अहमद है अपना नाम बदल देता है, और बदलने के बाद ये अपना नाम जो है जैसे ही शासक बनता है तो महमूद गजनबी नाम रख लेता है। आगे चल के जैसे ही राजा बनता है नाम बदल लेता है, नाम बदल के महमूद गजनबी। अब गौड़ी भी आने वाला, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे चल के ये अपने नाम को क्या कर लेता है? बदल लेता है महमूद गजनबी के नाम से। यानी कि सुबुक्तगीन का जो पुत्र था, ध्यान रखिएगा, अल्पतगीन की बात किया हूं, है ना? वो शासक था किसका? तुर्कों का। राजधानी यामनी कहिए या फिर गजनी से बना दिया था। और इसी का दामाद, अल्पतगीन का दामाद जो था शुभुक्तगीन था। पॉइंट को पकड़ लो, हल्का सा है मैचिंग। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, यही सब क्वेश्चन दौड़ेगा खतरनाक तरीके से। शुभुक्तगीन का दो पुत्र है, मेरे को नहीं मतलब है 5 पुत्र है जो भी है, बस मेरे को ये मतलब है शुभुक्तगीन का ही पुत्र जो था वो कौन था? महमूद गजनबी। काम खत्म करो, इतना ही आपको भी ध्यान रखना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले, अब कहानी जो है आपके काम के लिए, आपके एग्जाम के लिए शुरू होता है महमूद गजनबी के बाद। क्लियर है ना? आओ नेक्स्ट पॉइंट जो चलेंगे वो महमूद गजनबी। कितना टाइम बचा हुआ है बाबू, जरा बताना। 3 मिनट। छोड़ दे इसको, छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चा को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। अगला क्लास में है तो फिर तुरंत अगली क्लास सर का है ना, छोड़ ही देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद मेरा क्लास खत्म, मजा आता है, लंबा क्लास लेते हैं। हाँ, उसका पॉकेट जी के में 4:30 से है, 2 घंटे का बीच में ब्रेक। यहाँ कौन क्लास लेंगे? यहाँ कोई नहीं लेगा, नहीं ना? यहाँ एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। सबको नमस्ते, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर किसी को गुस्सा भी करते हैं ना तो गुरु का हो या माँ बाप का गुस्सा कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए, है ना? उनके गुस्सा में भी प्रेम होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है और आशीर्वाद होता है ना? इसलिए क्या करूँ, पढ़ाता हूँ अपना दिल से, एकदम लेके आता हूँ इस तरीके से लड़ना चाहिए। अपना बच्चा जो है ना एडीओ में अपना बच्चा पास करना चाहिए। मेरी नजर, मेरी निगाहें, मेरी धड़कन कभी ये नहीं कहती कि मैं दूसरे के इंस्टीट्यूट वाला बच्चा को पास करते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं जी, अपने इंस्टीट्यूट से। इसके लिए हर कीमत अदा करता हूँ जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं, दिल पे हाथ रख के करता हूँ। बस लगता है जो कर सकता हूँ ना हद से गुजर जाऊं। तुर्कों का भारत पराक्रमण है ना? इससे पहले जो मैंने कल क्लास लिया था उसमें आपको एवरीथिंग क्लियर कर दिया था और मोस्ट प्रोबेबली कि अगर क्वेश्चन वहां से आएगा तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आपका गलत नहीं होगा। अब ये तो क्लियर है। मध्यकालीन को इस तरीके से पढ़ना है कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं आपसे इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि आपका गलत ना हो। अगर बात रही एक थोड़ा सा 2 मिनट का लिए बैक जाके आपको मैं समझा दूं क्या है, कहां से क्वेश्चन है। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना है कि अरबों का आगमन हुआ, सूत्र से याद रखना है। 711 में उबैदुल्लाह ने किया पहला आगमन, असफल, याद रखना असफल। क्लियर है? उसको याद रखना। इतनी बार बोलूं कि आपके दिमाग में एकदम हिल जाए, लगे कि हाँ थोड़ा सा बाबू मतलब नॉर्मल बात करूंगा तो मैनेज कर लेता, तबीयत बहुत स्वस्थ है, बस इसीलिए, है ना? सब जगह से जल्दी जल्दी क्लास छोड़ रहा हूँ, बहुत दुखता है, बहुत अंदर तक। चलिए अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। नमस्ते बबली। अब यहाँ पे एक चीज बात बताते हैं। उबैदुल्लाह का पहला अटैक होता है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद दूसरा अटैक भी उबैदुल्लाह ही करता है सिंध वाला इलाका में, वो भी असफल हो जाता है। लेकिन तीसरा अटैक बड़ा कमाल का होता है जब 712 अभी थोड़ा सा तेजी से सुन लो। 712 में जो होता है वो कमाल का अटैक होता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अटैक होता है और दाहिर जो होता है सिंध का शासक होता है ना बाबू, उसको हरा देता है। हराने के बाद उसके ऊपर अटैक कर लेता है। आगे चलने पर मुल्तान को भी धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंडर में लेना शुरू करता है। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना इसी ने ही जजिया पट्टा लगा दिया था, तो थोड़ा सा जजिया पट्टा को भी अपने दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या हो तो बताना। और एक पॉइंट को और याद रखना है, चचनामा, इसको कभी भूल नहीं सकते। सुजी से चचनामा अली अहमद जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया था, ये याद रखना है। और एक चीज और इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि ये पहली बार जब लिखा गया था बाबू तो अरबी भाषा में लिखा गया था और फिर इसको फारसी भाषा में क्या किया गया था, दूसरी बार लिखा गया था। बस इतनी बातें ध्यान रखना। अब आगे चल के थोड़ा सा जजिया को देखना, उसके बाद कुछ नहीं पूछा और कुछ पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं, टेंशन लेने का वहां कट नहीं बनेगा। एक जजिया पट्टा को देख लेंगे, है ना? जजिया पट्टा था क्या, गैर इस्लामिक कर था या धार्मिक कर सकते हैं? क्लियर है? इस्लाम को जो एक्सेप्ट किए हुए थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। बाकी किसी भी धर्म के लोग होते थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, बौद्ध के हो, जैन के हो, इन सबसे टैक्स लिया जाता था। इसमें 5 लोग से टैक्स नहीं लिया जाता था, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ध्यान रखिएगा। पहले बच्चे ऐसे याद रखिए, पहले औरतें बच्चे को पैदा की, बच्चा जो हो वो बूढ़ा हो गया, है ना? बूढ़ा हुआ तो उसे दिखना समाप्त हो गया, तो वो दिव्यांग हो गया, उसका पूजा पाठ करने लगा तो ब्राह्मण हो गया। 5 लोगों को। आगे चल के एफएसटी ने क्या किया, इसको हटा दिया। फिरोज शाह तुगलक वंश का था, उसने क्या किया, अंग्रेजों से अंग्रेज कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लेना शुरू कर दिया। काम खत्म कीजिए। 1564 का टाइमिंग जैसे ही आता है, ध्यान समझिएगा, 1564 का टाइमिंग जैसे ही आता है उसके बाद टाइमिंग शुरू होता है किसका, अकबर का। अकबर क्या करते हैं, अकबर जो है जजिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 1679 आता है, 1679 आता है उसके बाद फिर से एक बार जजिया कर जो है लगा देता है कौन, वही जो धार्मिक कट्टरता है, औरंगजेब। औरंगजेब इसने क्या किया, फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया। और फाइनली लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। किसने, तो औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा बाबू, औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया गया था। और 1720 का वो टाइमिंग जो कभी नहीं भूलने का, 1720, 17 में 3 जुड़ेगा 1720 आ जाएगा। और यहाँ पे शासक आएंगे होजा रंगीला। रंगीला बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद शाह जो है ये क्या किया, फाइनली जजिया कर को लाइफ टाइम के लिए बंद करवा दिया। जजिया कर समाप्त हो गया भारत से, समाप्त। बस बाबू, क्या इतनी बातें याद तो रहेंगी, कभी ना भूलिएगा। आगे बढ़े, अगर कोई इजाजत हो तो चले आइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अरब के बाद तुर्क पे आते हैं। क्लियर ना? जब तुर्क पे आते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो तुर्क थे वो चीन से आए थे, जो असभ्य जनजाति थे। बस इतना ध्यान रखना। और 962 ईस्वी में अलतगीन, ध्यान रखिएगा, 2 नाम है, एकदम ध्यान से, क्योंकि आज का जो क्लास चलेगा जहाँ से खाली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम पूरा का पूरा फैक्ट मिलने वाला, इसलिए एकदम ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ ना रहिएगा। क्लियर है ना? जैसे ही बात आती है अलतगीन और शुभुक्तगीन, ये 2 कैरेक्टर का नाम याद रखना बाबू, मिटा दूं इसको। हाँ, 2 कैरेक्टर का नाम बाबू याद रखना यहाँ पे, है ना? एक है अलतगीन और दूसरा है शुभुक्तगीन।
क्लियर है? ये दोनों सुजी सर, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो इसको ध्यान रखना है बाबू कि ये जो है वो क्या है? ससुर है और ये जो है ये क्या है? दामाद है। बस। और ससुर दामाद का रिलेशन जो होता है ये क्या होता है? बाप बेटे का रिलेशन होता है, लेकिन बाप बेटे का रिलेशन तो रहा ही नहीं, है ना? मजाक मजाक में कहते हैं, बोले थे कल भी आपको याद ही होगा, पापा पापा हो, पिताजी डैडू वगैरह वगैरह जो भी है। चलें, अब थोड़ा-सा ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ क्या किया जाता है, 1700 तुर्कों को चुना जाता है युद्ध करने के, उसमें जो है सुबुक्त गीन को भी रखा जाता है, क्लियर है ना? सुबुक्त गीन को रखा जाता है और इसी समय क्या किया जाता है कि भारत का पहला जो आगमन होता है, वो तुर्की मुस्लिम वो सुबुक्त गीन के नेतृत्व में होता है। एक पॉइंट यहाँ से निकल के चला आया कि तुर्कों का ध्यान रखिएगा, तुर्कों पे जो भारत का आगमन होता है, भारत में आगमन करता है, तुर्क जो है भारत में आगमन करते हैं, वो किसके नेतृत्व में? पहली बार भारत में आगमन, पहली बार भारत में आगमन, पहली बार भारत में सुबुक्त गीन के समय में, सुबुक्त गीन के समय में आगमन हुआ। समय में तुर्कों का आगमन हुआ, तुर्कों का आगमन हुआ। बस बाबू, इतनी बातें याद रखना। कोई दिक्कत हो, किसी को समस्या हो तो बताइए। हेडफ़ोन में क्या लगा करके? आइए, चलें। हे भगवान! हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ऑल क्लियर? हाँ, स्वीकार। चलिए, थैंक यू बाबू। ये पूरी कहानी आपको बता रहे थे। अब यहाँ के बाद शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। इसी का बेटा, ध्यान रखिएगा, शुभुक्तगीन होगा, उसका बेटा आगे चल के क्या बनेगा? राजा बनेगा और यहीं पे आज से क्लास शुरू होगी, महमूद गजनवी। यहाँ तक हमें डिज़र्विंग है, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। 11 लाख की पॉपुलेशन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए। इतना देर के पूरी क्लास में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आते हैं शुभुक्तगीन के जो है 2 पुत्र थे, ठीक है ना? अब महमूद गजनवी। आइए, शुरू करें महमूद गजनवी से। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? हाँ, चलिए। अब असली खेल यहाँ से शुरू। याद रखिएगा इतनी सी बातें, है ना? अब यहाँ के बाद शुरुआत होता है महमूद गजनवी। याद रखिएगा एक गजनवी होगा बाबू और आगे चल के एक गौड़ी होगा। तो अगर भूल जाए तो याद रखना गजब की गौड़ी। इसलिए कभी ऐसा ना हो जाए कि गौड़ी आपके दिमाग में, कई बार होता है बच्चों का कि गौड़ी पहले आया था सुजीत सर या गजनवी आया था। तो याद रखना पहले गजब होगा, वो किसके साथ होगा? गौड़ी के साथ होगा। गजब की गौड़ी है भाई। गौड़ी गजब थोड़ी बोला था, गजब की है गौड़ी। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी बाबू। इसकी कहानी यहाँ से क्वेश्चन आना आपका शुरू हो जाएगा। अब है क्या? ये चीज तो कंफर्म हो गया, ये तुर्क है, ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि ये सुबुक्तगीन का क्या है? सुपुत्र है, 2 पुत्रों में से एक बड़ा वाला है ना? आगे चल के क्या करता है? ये राजा बनता है। इतिहास जो है, एक इतिहासकार है हेनरी एलियट। ये कहते हैं कि 17 बार आक्रमण किया है। एलियट जो है, हेनरी एलियट क्या कहते हैं? तो पॉइंट को पकड़ना बाबू। हेनरी एलियट पहले, हेनरी एलियट पहले लिख लेते हैं बाबू, और लिखते भी जाएंगे और फाइनल लास्ट में क्या है अच्छे से समझा दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एराइज होगा। हेनरी एलियट कहते हैं गजनवी को गजनी लिखे कोई दिक्कत तो नहीं ना बाबू? गजनवी आप ध्यान रखिएगा, गजनी गजनी हर जगह चलेगा, मजा आएगा, है ना? हेनरी एलियट कहते हैं कि गजनी जो है, गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार, 17 बार आक्रमण किया। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। हाँ, याददाश्त वाला गजनी नहीं फैज जी, ध्यान रखिएगा, कहीं वो गजनी मूवी वाला मत चले जाइएगा, कोई भरोसा नहीं आपका। 17 बार आक्रमण किया। अब 17 बार आक्रमण के कारण कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि गजनवी भारत पे जो आक्रमण कर रहे थे, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? और स्टेटमेंट में लिख देता 4 ऑप्शन। अगर पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो कोई उपाय नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या था? पहला तो था कि इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना और मूर्ति पूजा को समाप्त कर देना। कारण यहाँ लिखते हैं। कारण क्या था? 17 बार आक्रमण के 17 बार आक्रमण के कारण क्या थे? 17 बार आगमन के कारण क्या थे? सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना और मूर्ति को क्या करना है? तोड़ना है। इस्लाम का प्रचार-प्रसार तथा मूर्ति को तोड़ना। एक, दूसरा धन की प्राप्ति करना, है कि नहीं? धन की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना और तीसरा जो होगा मध्य एशिया का विस्तार करना, अपने क्षेत्र का मध्य एशिया का विस्तार करना। चले, किसी को कोई समस्या? हाँ, मनीषा मूर्ति भंजक भी कहा जाता है बाबू, आगे सब बताएंगे। 1 मिनट पहले समझ तो लो। अब एक चीज़ आप नोटिस करना यहीं पे और फिर बोलेंगे दोबारा तो दिमाग में आ जाएगा। कहीं पे इनका उद्देश्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब शुरू में आया था पहला क्लास लेने के लिए, उसी समय मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि बाबू कोई भी बाबर तक, अरब के आक्रमण से लेके बाबर तक या कोई भी अंग्रेज भी यहाँ पे आए थे, तो इनका उद्देश्य कभी नहीं था कि हमको यहाँ पे रहना है। इनका भी उद्देश्य देख लीजिए, 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी का कहाँ रहने की बात करें, ये धर्म प्रचार की बात करें, धन को लेके भागने का और क्षेत्र का विस्तार करना, रहना वहना नहीं है मेरे को भारत में। इसे कभी भी स्टेटमेंट ये दे कि यहाँ पे निवास करने के लिए भारत से इश्क था, भारत में रहना था, शादी ना, माफ करो, भारत में रहना होना नहीं है। भारत रहने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर एकता नहीं है, मानवता नहीं है। हाँ, भारत खूबसूरत शहर है, देश है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत में अकूत मात्रा में जो है आर्थिक संपदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भारत का कोई भी चीज अच्छा नहीं है जो यहाँ पे निवास करने के लायक हो। ये मैं बस इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना? तो इनका उद्देश्य था आना है, धन प्राप्ति करना है और क्या करना है? निकलते चल जाना, यानी धन को लूटना ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से प्यार से आपको समझाते चलते हैं, आपके दिमाग में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रथम आगमन जो है 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज में करते हैं, पेशावर में। क्लियर है? प्रथम आगमन जो है 1000 ईस्वी में होता है, पहला आगमन जो करते हैं 1000 में। क्लियर है ना? इसमें जो आगमन होगा वो सारी बातें आपको बताते जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसी की बात करेंगे, सबका नहीं करेंगे, 17 का 17 नहीं करेंगे, ना आपके दिमाग में रहेगा ना किसी काम का रहेगा। क्लियर है ना? चलिए
थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा, 17 के 17 अटैक करेंगे, सारे अटैक को हमको क्या करना, ध्यान नहीं रखना, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि पहला अटैक कब हुआ है, अंतिम अटैक कब हुआ है, और बीच में कौन-कौन से अटैक ऐसे हैं जो इतिहास को बदल कर रख दिया, जो आने वाले एग्जाम में बताइए ना, वहीं का क्या बताएं बाबू, पूछो। चले, ध्यान से सीख लो बाबू, किताब पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, मेरी बात मानो एक बार, बस ध्यान से बस सुनो, नहीं लगे कि बस सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है, बस शांति से ऐसे करके हाथ में पालथी मार के चेयर पे बैठ के बस सुनो, इतिहास इतिहास कथा है, बस आपको मैं सीरीज से बता रहा हूँ ताकि जिंदगी में कभी गलत हो जाए तो मिल लेना मेरे से केजीएस में, और क्वेश्चन यहाँ से बाहर आए तब भी मिलना आके, क्वेश्चन लग जाए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, गलत करके चलाओ, पर आप सोचो जी रोना आ जाएगा, इसलिए गप मत करो, बस देखो 17 बार आगमन करता है, बता कौन है इलियट, क्वेश्चन पूछ देगा, देख लो हालत खराब हो जाएगा एग्जाम में, हाहाकार मच जाएगा, किसने बोला ये तो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन तो पता 17 बार आगमन हुआ, लूटा है ना, तो प्रथम आगमन 1000 ईस्वी में होता है हिंदू शाहीराज सीमावर्ती पेशावर में, क्लियर, पहला 1000 में पहला आगमन बाबू ध्यान रखना, कभी ना भूलना, 1000 ईस्वी में, बाबू ध्यान रखना, 1000 ईस्वी में पेशावर में, पेशावर, बस बाबू इतना ध्यान रख लेना, काम बन जाएगा मेरा, आप ध्यान रखो तो, पहला आगमन जो है 1000 ईस्वी में हुआ है, दूसरा जो है 1001 में हुआ है, क्लियर है, और यहाँ के जो राजा थे जयपाल, उनको हरा दिया गया, और जयपाल जो है आत्महत्या कर लिया, ध्यान समझिएगा, हारने की वजह से शर्म से आत्महत्या कर लिया, क्लियर है, तो दूसरा अटैक जो होता है, दूसरा एकदम जो काम का वही, और सिखा देंगे मत घबराइए, क्लियर है, तो दूसरा अटैक जो होता है, दूसरा एकदम जो काम था वही, और सिखा देंगे मत घबराइएगा, टेंशन नहीं, बस खाली देखिए एक बार देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और फाइनली जब समझाने लगेंगे ना तो उस समय नजर रखिएगा, बात की तरह सेट हो जाएगा दिमाग में जाके, तो ध्यान रखिएगा 1001 में दूसरा आगमन जो होता है वो किनके ऊपर होता है, तो ध्यान रखिएगा हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही शासक जयपाल, जयपाल हार जाता है, जयपाल की हार होती है, तथा जयपाल आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, बस बस बाबू इतनी सी बात है, ध्यान रखना, जयपाल आत्महत्या कर लिया, अभी भी जोड़ के भी बताएंगे, मत घबराने की जरूरत है, बफरिंग हो गया है क्या, बफरिंग हो रहा है सब, अश्विन सब क्लियर नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, बफरिंग बफरिंग, एक मिनट बाबू रुक जाओ, रुको सही करते हैं, चले हो गया सही, तो हाँ लिखे हुए बफरिंग हो रहा है, सब दिख रहा, अब सही हो गया होगा, चलिए सर जी क्लास नहीं चल रहा, साजिया हो रही है, बफरिंग सब तो बफरिंग लिख रहा, अच्छी बात बताइए, मेरी क्लास में होता कि सबकी क्लास में होता, ना मेरे क्लास में बहुत ज्यादा होता, कोई सब दिन ही नहीं होता जिस दिन हम नहीं झेलते, अब मैं अगली बार से क्या करूंगा, अपना क्लास में शुरू में रखूंगा ही नहीं, मेरे को झेलना पड़ता, हर बार 10-15 मिनट ऐसे ही चल जाता है, हाँ चल रहा है, तमन्ना बोली, हाँ चल, आइए, जयपाल जो है वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है, वो वहां जाता है और समुद्र में क्या है, डूब के आत्महत्या करके खेल खत्म कर लेता है, और इसी का बेटा जो है आनंदपाल फिर से आगे चल के शासक बनता है, आपको बेटा शासक बने कुछ करे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को ये मतलब है कि 1000 ईस्वी में जो है पेशावर और अन्य इलाका में क्या करता है, आगमन करता है, तो ध्यान रखिए, पहला 1000 पेशावर लिखा होता है, ये पेशावर में आगमन करता है, और दूसरा जो है वो 1001 में करता है, और इस बार जयपाल को क्या करता है, हरा देता है, उसके बाद एक के बाद ध्यान समझिए, एक के बाद सीधे चल जाता है 14 में, है ना, 1014 जो थानेश्वर के चंद्र स्वामी मंदिर को क्या करता है, ये लूट लेता है, ध्यान रखिए चंद्र स्वामी मंदिर 1014 चंद्र स्वामिनी मंदिर थानेश्वर, बाबू थानेश्वर कहां बताना, हरियाणा, हरियाणा को लूट लेता, यानी कि एक के बाद जो है उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है, उसके बाद 10 इमाम, क्लास नहीं चल रहा इशिका, रुक जाओ बाबू एक बार रिफ्रेश करो तो इशिका, देखो ना पूनम चल रहा होगा, एक बार बफरिंग कर रहा है सबका क्लास, विवेक जी अभी ठीक करते हैं, रुक जाइए, क्लास नहीं चला, सब वही मैसेज कर रहे हैं, वहां पूरा सब लड़का दिला मैसेज, वहां देखिए ना, एक भी सही बोले तब ना मैं, तो क्लास रुक गया, नहीं भी बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी दौड़िए ना, क्लास 1 घंटा क्लास होता है, उसमें 20 मिनट मेरा यही सिम गुजर जाता है भगवान, अब तक हमको कम से कम ना कुछ ना तो अकबर तक पहुंचा देना चाहिए क्लास को, अजीत जी देखिए बफरिंग हो रहा है, हे राम, 1 मिनट निकी रुको, वेट करो बाबू, हे राम, अरे बाप रे बाप, अब साना बस 1 मिनट, सिस्टम ठीक हो रहा बाबू, देखिए तो अब सही हुआ, एक बार बताइए ना सही हुआ तो चलेंगे, क्लास नहीं चल रहा, बफरिंग बताया सब, टेक्निकल इशू थोड़ा सा नेट को लेकर हो रहा बाबू, सही हो रहा कर रहे हैं, सही सही हो गया, लिखिए सबका
हाँ चलिए सही हो गया। आइए अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1014 में चंद्रस्वामी मंदिर, अगर कभी पूछे कि चंद्रस्वामी मंदिर जो है इसमें कौन से देवता है, तो ध्यान रखिएगा वो कृष्ण भगवान है। हो सकता है क्या पता कभी पूछ दिया जाए लूटा गया है ना, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या। 1018 में गंगा घाटी पर प्रथम मुस्लिम आगमन यहाँ के राजा जो थे जयपाल थे, राज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सही हो गया। एक बार ना बाबू रीस्टार्ट ना, रीस्टार्ट ना, रीज्वाइन कीजिए ना बाबू, सही हो जाएगा। एक बार रीज्वाइन फिर से कर दीजिए, आवाज आ रहा है सबको। हाँ चलिए रीज्वाइन कीजिए ना, बस सब सही हो जाएगा। आओ तेजी से चलते हैं। तो 1014 में चंद्रस्वामी मंदिर, अगर कभी पूछे कौन सा है तो ध्यान रखिएगा बताना है कृष्ण भगवान का। एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से प्यार से सब समझाते हुए निकल जाएंगे। 1014 के बाद 1018 में गंगा घाटी, ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम आगमन यहाँ के राजा जो थे वो कौन थे, जयपाल था। 1018 में गंगा घाटी में, सोच लीजिए गंगा घाटी ये जो है ना, ये कन्नौज वाला क्षेत्र जो है, मथुरा वाला, वहीं पे क्लियर है। 1018 गंगा घाटी क्षेत्र पर हमला, यहाँ के जो राजा थे वो राज्यपाल थे। हमला किया जाएगा, धन लूटा जाएगा और धन लूट के निकल जाएगा। जब बात होगी गंगा घाटी का तो पहला मुस्लिम आगमन यहाँ एक साइड में लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि पहला मुस्लिम आगमन हुआ है। पहला, इससे पहले आज तक जिंदगी में नहीं हुआ था। पहला मुस्लिम, हो सकता है क्वेश्चन पूछे मुस्लिम आक्रमण, बस इसके लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए 1018 को चूज किया, अदरवाइज नहीं करते। पहला मुस्लिम आगमन हुआ है गंगा घाटी क्षेत्र, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। उसके बाद 1019-20 में कलिंजर अभियान, और यहाँ के जो शासक थे आप नाम सुने होंगे, चंदेल विद्याधर थे, ठीक है ना, उनको लूटा 1019 से 20। क्लियर है। ये टाइमिंग जो है यहाँ के शासक जो कलिंजर है, याद है कलिंजर वाला किला, अभी आपको याद नहीं आएगा, जब शेरशाह सूरी पढ़ाएंगे ना तब आपको याद आ जाएगा। अंतिम किला यही था जिसपे तोप का अटैक किया जाता गोला, और ये गोला जो रिटर्निंग होकर लग जाता, जिसमें पूरी तरीके से घायल हो जाता शेरशाह सूरी। इसे ध्यान रखिएगा, कलिंजर अभियान। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, चंदेल विद्याधर। सर समझाते हैं, सब समझाते, रुक जाइए, रॉकी भारद्वाज जी, अरे सब समझाएंगे, पर लिखने तो दीजिए सर, फिर से बताओ प्लीज। सब सुमित जी रुकिए ना, लिखने दीजिए, फिर बताएंगे, एक बार लिख लेने दीजिए, ठीक है ना। अभी कुछ जितना देर तक बफरिंग था उतना देर तक कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ पढ़ा ही रहे थे। चले आगे बढ़े बाबू। कलिंजर अभियान 1019 से 20, कलिंजर अभियान, कलिंजर अभियान। शासक जो होंगे यहाँ पे वो कौन होंगे, चंदेल विद्याधर। बस बाबू याद करने के लिए, पढ़ने के लिए 17 बार टेक हुआ, 17 को आप याद कर लीजिए, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन जो काम का है वो हम बताएंगे आपको। 16वां आक्रमण जो होता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और ये 1025 को होता है, 1025 को जो है 16वां आक्रमण होता है, 16वां नंबर का आक्रमण। कहां, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां पे है बाबू, तो ध्यान रखिएगा सुजीत सर, गुजरात में है। और यहाँ क्या है, इस मंदिर को लूट के और क्या है, अकूत मात्रा में यहाँ से क्या है, हीरे जवाहरात लेके निकलता है। और यहाँ का जो शासक होता है वो चालुक्य वंश के भीम प्रथम होते हैं, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश के। यहाँ के शासक, मुझे कलर बदल लेते हैं, मजा आएगा। यहाँ के शासक वो चालुक्य वंश के भीम प्रथम थे। बस बाबू इतनी सी बातें, ये आपसे डिजर्विंग है कि आप यहाँ पे नहीं भूलेंगे। और लास्ट में जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहीं पे जाटों ने जब ये लौट के यहाँ से जा रहे थे ना बाबू, इसको लूट के, ध्यान के अंतिम 16वां आक्रमण, 17वां जाटों से आक्रमण करने गए थे, जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे ना, तो साइड में सिंधु नदी के आसपास जो है जाटों ने क्या किया, इनको लूट लिया। तो ध्यान हल्का सा यहीं पे स्टार मार के लिख देंगे, सिंधु नदी के किनारे, कलर बदल लेते हैं, सिंधु नदी के पास जाटों ने लूट लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइएगा, क्लियर है। और अंतिम आगमन जो है जाटों के विरुद्ध हुआ था, और फाइनली 1030 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और गजनी को यहीं पे क्या कर देते हैं, मार देते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए आइए एक पेज और, बस लास्ट वाला। अंतिम आगमन जब सोमनाथ को लूट के जा रहे थे तो सिंधु नदी से, सोमनाथ से सिंधु नदी के पास में जाटों ने क्या किया, इनको रोक लिया, और रोक के क्या किया, ध्यान रखिएगा, इनको लूटा। तो अंतिम आगमन जाटों के विरुद्ध पूछता है, अंतिम आगमन, अंतिम आक्रमण, ये सारी बातें बाबू गजनबी पे चल रहा है, ध्यान रखिएगा, महमूद गजनबी, कभी दिमाग से निकल ना जाए बाबू, है ना। अंतिम आगमन जो है, ध्यान रखिएगा, अंतिम आगमन जाटों के विरुद्ध किया गया, जाटों के विरुद्ध किया गया, विरुद्ध किया गया। पूरा का पूरा दिमाग के जितने भी सुराग हैं सब मैं आपको याद करवा देता हूं, रुक तो जाओ। 1030 बस लिखने में जो देरी लग जाए, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, क्लियर। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके साथ, यानी कि महमूद गजनबी के साथ, चाहे फिर फिरदौसी की बात करें, अलबरूनी की बात करें, उत्तवी की बात करें, है ना, ये सब इन्हीं के साथ में आए थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। गजनबी के साथ इतिहासकार भारत आए, इसी के समय के हैं। पहला आप नाम सुने होंगे फिरदौसी, और आप ये भी नाम सुने होंगे सहनामा, कभी मत भूलिएगा सहनामा, क्लियर है ना। चले फिरदौसी का सहनामा, ये ध्यान रखिएगा, फिरदौसी इन्हीं के टाइम आए थे, फिरदौसी इतिहासकार है बाबू, और इनकी रचना जो है बाबू ध्यान रखना है शाहनामा। और किस भाषा में है बाबू, तो याद रखिएगा फारसी भाषा। क्वेश्चन पूछा गया कई बार, क्वेश्चन हम डिस्कशन जब करा रहे थे तो इसको दिए हैं क्वेश्चन, आप जाकर देख लीजिए। और इसी में कहा गया है, सहनामा में ही कहा गया है, कश्मीर जो है वो पृथ्वी का स्वर्ग है, इसलिए हम लोग कहते हैं कश्मीर, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग है। बस बाबू इतनी बातें याद रखना फिरदौसी का, और कभी मत भूलना, एकदम पूछेगा क्वेश्चन यहां से। उसके बाद आता अलबरूनी, नाम जरूर सुने होंगे इनकी रचना तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, जो किस भाषा में, अरबी भाषा में है। अलबरूनी, अलबरूनी ये भी इन्हीं के टाइम में आए थे, है ना। और इनकी रचना है
किताबुल ए हिंद, जो किस भाषा में है तो याद रखना बाबू, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। क्लियर? एक चीज और मैं आपके दिमाग में रख देता हूं, रेहेला, रेहेला नाम सुने होंगे, इब्न बतूता, बतूता इनकी रचना थी। था कहां का? मोरक्को का। कहां है मोरक्को? तो अफ्रीका में। अभी बता देता हूं, बस एक बार लिखें, बफरिंग हो रहा है। अरे भाई हो रहा है क्या? देखिए बच्चों को दिक्कत होता होगा। किताबुल हिंद, हाँ बाबू। उत्तरी, ध्यान रखिएगा, दरबारी इतिहासकार थे, याद रखिएगा, दरबारी इतिहासकार थे। चले, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी, ये क्या थे? दरबारी इतिहासकार। ऐसे सही होगा? बच्चों का दिक्कत हो रहा है। सही है बाबू, सही चल रहा है यहाँ तो, सही होता बच्चों का। क्लियर सर? हाँ मोनालिसा, वेरी गुड बाबू। लास्ट वाला कमेंट पे आइए। हाँ रेहला, मेक्सिको नहीं सुनील जी, मोरक्को, मोरक्को। ठीक है चलिए सर, कुछ कीजिए एक बार फिर सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ना जियाउद्दीन जी, हो जाएगा सही बाबू। देखिए ना सबका, आप मैसेज देखिए ना, सबका क्लियर है। आप ही देखिए फैज क्लियर बोल रहे हैं, सब क्लियर बोल रहे हैं, गुइया बोल रही है, सब सही है। तो एक बार आप भी देखिए ना, अगर ये लोग सही बोल रहे हैं तो किताबों के ऊपर क्या लिखा अभी बताते हैं रिजवान जी। उत्तरी लिखा, अच्छा ये वाला बाबू, उत्तरी बाबू इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार है। उत्तरी उ, एक मिनट को कलर बदल दो तब, उ आधा तो बी, उ आधा तो बी, उत्तरी इतिहासकार का नाम है बाबू। देखो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किन्हीं को? एक पॉइंट और लास्ट, क्योंकि बड़ा हम बोले थे फैक्ट ही फैक्ट है। इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है ना? इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब है कि मूर्तियों को तोड़, मूर्तियों को तोड़ने वाला। सरस्वती आकृति का, की आकृति का सिक्का चलाया, सिक्का चलाया। कोई समस्या किन्हीं को? हाँ रिया जी, बैहाकी तारीख सुबुक्तगीन ये भी कर सकते हैं, तारीख सुबुक्तगीन भी कर सकते हैं, जो बैहाकी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, इसलिए छोड़ दिए। बैहाकी बात लिख दे क्या? जरूरत नहीं है, ज्यादा हम दिमाग में नहीं डालते हैं, ऐसे नोट्स वगैरह में रहेगा लिखा हुआ, जो जरूरत का चीज वही बताया जाए, है ना? इतना ही याद हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा है ना? हाँ ठीक है, अब शुरू करें। अब देखिए एकदम कंसंट्रेशन रखिएगा 1000% तक, थोड़ा सा भी इधर उधर मत जाइएगा। क्लियर है ना? चलिए आइए, कोई भी सुनी है ऐसे, जहां तक मैं जानता हूं ना सुनील जी, ये सरस्वती का, आप लक्ष्मी का पता नहीं क्या, जो भी है बस इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेंगे एक बार और क्या। चलिए मोहम्मद गौरी, आइए थोड़ा सा मोहम्मद गौरी पे। मोहम्मद गौरी से पहले मैंने हमेशा एक चीज आपको बताया था कि जब मोहम्मद गौरी और गजनी, ये दो चीज अगर याद रहेगा तो वहां से एक क्वेश्चन, या तो मोहम्मद गौरी से क्वेश्चन पूछ दे या फिर गजनी से क्वेश्चन पूछ दे, और इस दोनों से जहां से क्वेश्चन पूछे वहां से बताएंगे। वैसे ही चाहे अरब आगमन से क्वेश्चन पूछ दे या फिर आगे चल के तुर्क से क्वेश्चन पूछ दे, ये चार चैप्टर जो है यहाँ आजू बाजू में, जहां से क्वेश्चन 100% आएगा, और ये गलत आपका नहीं होना चाहिए, जितना बताएं उसी के इर्द गिर्द रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए तुर्कों का भारत पर क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है। महमूद गजनवी, हेनरी एलियट जो है ये कहते हैं कि गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और वहीं से पता चला कि गधा गजनी जो है वो भारत पर आक्रमण किया है, और वजह उसका एक ही उद्देश्य था, क्या? धन को लूटना। कोई भी आक्रमण करेगा धन को लूटना, सम्राट का विस्तार करना, और तीसरी बात है अपने धन को चलाना है, और अपना धन कौन सा है? इस्लाम धर्म को चलाना है। ये कभी ना भूलने वाली बात है, वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में पेशावर में हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पहला आक्रमण जो है वो कहां पे हुआ? पेशावर में। पहले ही आक्रमण में परेशान कर दिया, पोसे परेशान, पोसे पेशावर, कभी मत भूलना, मैचिंग करने देगा, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, दूसरा आक्रमण जो है 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल की हार होती है। इसी में 1001 में दूसरा आक्रमण में जयपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, हिंदू शाही शासक होता है, और ये क्या करता है? अपने आप को मार डालता है, हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, खेल खत्म। कहा जाता है कि समुद्र में डूब के क्या होगा? मर जाता है। आगे चल के आनंदपाल, लिखे नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आगे चल के आनंदपाल क्या होता है? इसके यहाँ का शासक बनता है, इसी का सुपुत्र। 1014, उसके बाद एक के बाद सीधा 13 आक्रमण छोड़ के सीधे 1014 में चलते हैं। क्लियर है? चंद्रश्रावणी, ध्यान रखिएगा, चंद्रश्रावणी मंदिर जो कृष्ण का है, थानेश्वर में, थानेश्वर कहां? हरियाणा में। एक मिनट को चलो अब देखो 1014 चंद्रश्रावणी, ये मंदिर पे अटैक होता है जिसमें कृष्ण भगवान की होती है। थानेश्वर जो हरियाणा में होता है, इसको क्या करता है? लूट लेता है। उसके बाद एक के बाद 14 जहां पे लूटा जाता है, 14 के बाद 18 गंगा घाटी क्षेत्र में, अरे हमला कर रहा है, लूट रहा है, लूट के जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, लूट के। इसमें क्या है बताने का, कुछ दिमागी काम करना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि गंगा घाटी वाला क्षेत्र में अगर कोई हमला कर रहा है तो कहा यह जाता है इस्लाम का पहला हमला जो है इसी के टाइम में हुआ है, पहला मुस्लिम आक्रमण। इसको ध्यान रखिएगा। 1019 से 20 के टाइम में कलिंजर का आक्रमण होता है, जो वहां के शासक जो होते हैं वो विद्याधर होते हैं, इनको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना। कलिंजर पर जो आक्रमण होता है 1919 के 20 में। 1025 में 16वां आक्रमण होता है, और ये 16वां आक्रमण 100 से 16, 100 से सोमनाथ, कभी मत भूलना बाबू, 100 से 16, 100 से सोमनाथ। 16वां आक्रमण होता है, ये गुजरात में होता है, और यहाँ के मंदिर को क्या करता है? बुरी तरीके से लूटा जाता है, और यहाँ के जो शासक होते हैं भीम प्रथम, कई बार क्वेश्चन पूछा, भीम प्रथम याद रखना, भीम। क्लियर है? वहां लूट लिया जाता है, और सिंधु नदी में जाट जो है को रोकने की सामने जाट आ जाते हैं, और सामने देखिए कहानी क्या होता है, सामने जाट आते हैं, लूट के जाने लगता है, और जाट से क्या होता है? टकराव हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत हाथे पाई होते हैं, उसके बाद कहता है ठीक है यार जो करना है करो, आप एक काम करो ले लो, धन देके चला जाता है। जो वो मांगता है जाट को देके, कहा जाता है इतिहास में, देके निकल जाता है, और फिर आता है। उसके बाद क्या करता है? जाट से आक्रमण, जाट से क्या करता है? लड़ता है, और अंतिम आक्रमण यही जाटों का लड़ने का हुआ, ध्यान रखिएगा, अंतिम आक्रमण। और फाइनली जो है 1030, याद रखिएगा जब यहाँ बात कर रहे हैं तो 1025 है ना, 1025 जो है 16वां अंतिम आक्रमण कहिए। फिर कहा जाता है कि 1027 में आके एक बार फिर से आक्रमण करता है, और इस बार जाटों पे आक्रमण करता है, जाटों को हराता है, और फाइनली 1030 में जो है इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। गजनवी के समय में जो इतिहासकार थे भारत आए थे, उनमें एक फिरदौसी थे। जब फिरदौसी का चर्चा आएगा तो हमेशा शहनामा आएगा। कहा जाता है ईरान का बाइबिल कहिए, ईरान का कुरान कहिए, या फिर ईरान का महाभारत रामायण कहिए, वैसा ही माना जाता था शहनामा को। और इसी शहनामा को जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि कहा गया इस शहनामा में लिखा हुआ है कि धरती का अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? पक्का बाबू? चलिए सर ऑब्जेक्टिव भी बताइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉर्निंग हो रहा है चर्चा, वहां पे देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है ना। नेक्स्ट अल-बलूनी, इसको कभी मत भूलिएगा, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया। हाँ शहनामा की भाषा में तो याद रखिएगा फारसी,
फारसी। अब एक चीज आपको यहीं पे इंडिकेट करता हूं, दिमाग में रखना। सुजीत सर पहले दिल्ली सल्तनत होगा, उसके बाद मुगल काल होगा। इनका राजकीय भाषा क्या था? आज के बाद याद रखना, इनका राजकीय भाषा क्या था? तो ध्यान रखना, इनका राजकीय भाषा जो था वो फारसी था। कभी मत भूलना, आगे चल के पूरा कहानी चलेगी, कोई दिक्कत? उसके बाद इन्होंने क्या किया, किताबुल हिंद जो है वो अरबी में लिखा और रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखा। इसीलिए अरबी में दोनों एक जगह लिख दिए हैं और हटा देते हैं, तो फिर तुम्हारा दिमाग इधर कहेगा जोड़ दिए सुजीत सर, है ना? छोड़ दो रेहला। नमस्ते, चले पानी पी भाई, पिला दीजिएगा। चलिए सॉरी, नेक्स्ट जो है उत्तरी किताबुल यामिनी। इसी के दरबार में क्या थे? इतिहासकार थे। किसके दरबार में? गजनबी के। और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। और सरस्वती के आकार का इन्होंने सिक्का चलाया था। लेकिन कई जगह बोलते हैं कि नहीं, यह लक्ष्मी के आकार का है, कई लोग बोल रहे हैं। मैं तो जहां तक पढ़ा हूं सरस्वती पढ़ा हूं। एक बार देख लेता हूं बाबू, देखने के बाद आपको बताता हूं। यहाँ पे एक क्या है, क्वेश्चन मार्क देके छोड़ दो, या आप गूगल में एक बार सर्च करो, देखो क्या देता है आंसर, जो ज्यादा रहेगा। लेकिन मैं जहां तक पढ़ा मुझे भी याद है कि सरस्वती के आकार का दिया, ठीक है। और जब तक मैं अपनी किताब में नहीं देखूंगा तब तक कुछ नहीं बोलूंगा, गूगल पे तो मैं बोलूंगा ही नहीं कभी। अब कल ही बता सकता हूं, जब देख के आऊंगा तभी बताऊंगा आपको, है ना? तो यहाँ पे ये चीज जो है आज हम छोड़ देते हैं। आप ये स्टार मार दीजिए, कल आते ही इसको क्या करेंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्लियर ना? आइए, अब यहाँ के बाद दूसरा जो शुरू होगा वो क्या होगा? गौरी। गजनी के बाद गौरी, महमूद गौरी, गजनी। जहां से क्वेश्चन पूछना पूछ लो, अब गलत होने की संभावना हट जाती है। अब किसी के दिमाग में ऐसा होगा कि सुजीत सर पहला आगमन बोले 1000, ठीक है हम लोग मान लिए, होगा। दूसरा भी बोले, वो भी हमने मान लिया, दूसरा अटैक हुआ। उसके बाद सीधे आप 14वां अटैक बताया, बीच का जो 13 था वो साफ कर दिया, इसलिए साफ कर दिया। आप जाके बुक में या फिर गूगल में जाके 17 का 17 आगमन है, उसके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राजा हैं, कौन हारा है, कौन जीता है, वहां से क्या क्या लिया है, आप जाके पढ़ लीजिए। अगर रख सकते हैं इस पेज में तो रख लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा कुछ है नहीं। मुझे जहां तक लगता है चल क्लियर है उसी को। चलिए नेक्स्ट, गौरी। गौरी में आते हैं, मोहम्मद गौरी, है ना? इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। आइए गौरी, थैंक यू बाबू। चले, मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी में गौर वंश का क्या होता है? उदय होता है। इस बार कहां पे? अफगानिस्तान में, ध्यान रखिएगा। और 1373 में जाते जाते ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और पहली बार मुल्तान पे ये क्या करता है? अटैक कर देता है। और उसका देखते देखते गुजरात पर आक्रमण करता है। थोड़ा वहां से आगे बढ़ता है, उसके बाद तराइन में एंट्री मार लेता है ना? 1191, 92, है ना? उसके बाद फिर जाके आगे चल के धीरे धीरे क्या करता है? सारा का सारा विजय हासिल करते चल जाता है। यही सब बातें जो है वो हमें क्या करना है? आपको बताना है। गौरी का मुख्य रूप से क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो तराइन वाला युद्ध से पूछा जाएगा, कभी मत भूलना, क्लियर है ना? आगे चले, चल। अब बात चलती किसकी? गौरी की। टाइम कितना है? 5 मिनट है। 5 मिनट में तो हो ही नहीं पाएगा, फिर लिखेंगे फिर सर एग्जैक्ट क्लास में। इसका भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आना है और भारत में रहना है। इसका भी बस एक ही उद्देश्य था, भारत को लूट। क्लियर है? इसका भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आना है और भारत में रहना है। इसका भी बस एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना है और लूट के निकल जाना है। सिंपल, ध्यान से समझना। और जब जब भारत कोई कोई आया है, जो भी आया है, और अगर भारत को लूटा है तो इसमें भारतीय सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। सबसे ज्यादा जिम्मेदार भारतीय थे, और कोई नहीं था जिम्मेदार। हकीकत बताता हूं, इन सबने चाहे 1857 की क्रांति पढ़ाई। हाँ, चलिए थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना इसमें आपको बाबू, कि जो ये बातें हैं ना कि भारतीयों का होना बेहद जरूरी है। 1857 की क्रांति बोले, सिंधिया होलकर, है ना, गायकवाड़, अगर ये लोग साथ नहीं देते तो किसी भी हालत में 1857 की क्रांति नहीं हारते। हारने के पीछे है यही भारतीय, इन्हीं की वजह से हम हारे। यहाँ भी वही कहानी चलेगी। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा बस उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में, 1193 में, और 1194 में। सब आपको एक साथ दिखा देते हैं, एक और लिख देते हैं, तो फिर कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। एक और लिखते हैं, रुक जाओ। हाँ, समझा ही नहीं तो अच्छे से आपको समझा देते हैं लाइफ टाइम के लिए। 1191, 1192 तराइन वाला युद्ध हो रहा, 1193, उसके बाद 1194, और फिर 1215, 16। बस ऐसे ही आपको याद रखना है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखें जरा समझिएगा। गौरी यहां पे आता है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जैसे लिख रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिएगा। प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ है तो ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी। इसमें जीत जो हुआ है पृथ्वीराज चौहान की, और हार जो हुई है वो गौरी की। 1192 में दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। ये जो युद्ध हुआ है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, इस बार पासा उलट गया और गौरी की क्या हो गई? जीत हो गई। गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हो गए? हार गए। 1193 में क्या है सर? 1193 में कुतुब मीनार की स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, ऐबक के द्वारा। 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, जयचंद्र और
जयचंद्र और गौरी के बीच। इसमें जयचंद्र की हार हो जाती है और गौरी जीत जाता। यहां एक चीज याद रखिएगा, यहीं पे संयोगिता 1215 टाइम का तृतीय युद्ध। ये जो होता है यल्दोज और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जीतता है और यल्दोज हार जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आएगा क्वेश्चन। इससे आगे कुछ भी नहीं है और मैं भी समझा देता हूं आपको, मत घबराओ। चले, हाँ जी, वेरी गुड बाबू, चलो। आवाज को लेकर कोई इशू नहीं ना, अस्सी बार हो जाए। सर हाँ, वोट नहीं दिया। हाँ 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 प्रतिभा, शादी कर लिया था पृथ्वीराज चौहान से। ये बेटी जो थी वो किसकी थी? जयचंद्र की थी। खैर अभी कहानी समझाते हैं। लाइफ टाइम के लिए जैसे याद हमारे पास है वैसे याद तुम्हारे पास चल जाएगा। मोहम्मद गौरी से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो चाहे जितना पढ़ना है, जहां पढ़ना है, कॉइन एक तरफ लक्ष्मी दूसरी तरफ अरबी। हाँ ध्यान रखना, मैंने वहां पे क्या बताया था सरस्वती ने बाबू, नहीं वहां पे लक्ष्मी होगी, ध्यान रखिएगा। रियली सॉरी, लक्ष्मी हम देखें। कोई बात नहीं, आप जो क्या टेलीग्राम है ना, यहाँ से सब स्क्रीन होकर वहाँ टेलीग्राम में जाकर रखा जाता है, वहाँ जाकर ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, दुर्गेश जी सब रखा रहेगा, टोटल रखा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? यहाँ से सब सेलेक्ट कर लिया जाता है और जाके ग्रुप में डाल दिया जाता है। आप देखिए वीडियो का ग्रुप होगा उसमें डाल दिया गया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी पर क्वेश्चन आयोग को पूछना होगा तो त्राइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और क्या पूछेगा? और कुछ युद्ध ही नहीं है, या बहुत करेगा तो चंदावर का युद्ध पूछेगा और तो बाकी कुछ पूछ ही नहीं सकता है। देखो हुआ क्या, जरा समझो तो मजा आएगा समझने में। जब गौरी यहाँ पे आया ना तो सेना दल बल के साथ आया और दो टुकड़े में विभक्त हो गया। ध्यान से समझना, दो टुकड़े में विभक्त हो गया। एक का हैंडल कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था और दूसरा का जो हैंडल कर रहा था, याद करो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बताओ, कोई नहीं। अरे बख्तियार खिलजी का नाम नहीं सुने? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बख्तियार खिलजी एक साइड से सेना का नेतृत्व, बख्तियार खिलजी का लिखने का क्या जरूरत है, आराम से समझा देंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, आप भी किसी को समझा दीजिएगा। एक साइड में बख्तियार खिलजी एक सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है और दूसरी साइड में जो है वो कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक है। ये दोनों साइड से हैंडल कर रहा है, बात समझना। उससे पहले की कहानी ये है, ध्यान समझना, इसके बीच का कहानी चलेगा। उसके बाद जब यहां से लड़ता है, लूटता है, खसोटता है, हंसोट के लेके चला जाता है, तो जाने वक्त इस दोनों सेनापति को ही छोड़ देता है। एक को यहाँ पे छोड़ता है तो बिहार आता है और कहा जाता है कि बिहार आने वाला पहला मुस्लिम जो है वो बख्तियार खिलजी है, कभी ना भूलना। और इसने यहाँ पे आया और इस गधे ने क्या किया? पूरा का पूरा जला दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को। और जो दूसरा रहा, दूसरा को उठा के कहां पे भेज दिया? लाहौर में भेज दिया और वहीं पे उसने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना कर दिया। ध्यान रखना, भारत में ही हुआ है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना, लेकिन राजधानी जो रखा वो कहां रखा? लाहौर में रखा। और आगे चल के इसी का दामाद इल्तुतमिश जो होगा वो क्या करेगा? वहां से राजधानी उठाएगा और उठा के फिर से दिल्ली लेकर शिफ्ट कर देगा। कहानी का एक पार्ट खत्म, कोई दिक्कत? क्या बोली शुभम जी सर्कल? बाबू सपना क्यों जलाया? बड़ा लंबा कहानी है बाबू, है ना। कहा जाता है ना, अगर एक हल्का सा शॉर्ट में बोले ना, सपना कहा यह जाता है ना कि जब बहुत तबीयत खराब हो गई थी बख्तियार खिलजी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो जितने भी वैद्य थे सबको दिखलाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो किसी क्या कहते हैं बौद्ध धर्म वाले बौद्ध भिक्षु जो थे, उन्होंने सजेशन दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ एक किताब है, उस किताब को तुम पढ़ो। समझना, जैसे है किताब को पढ़ो, सपना समझना। उसके बाद इन्होंने क्या करते, जैसे जब भी हम लोग बचपन में क्या करते, किताब को ऐसे करते हैं, जी में लगाते हैं हल्का सा थूक, उसके बाद फिर पेज को उलटते हैं, फिर थूक लगाते हैं, फिर पेज को उलटते हैं, है ना। तो ऐसे करके जो उल्टा ना, तो जो पेज के ऊपर में, ध्यान रखिएगा, पेज के ऊपर में जो लगा हुआ था ना, वो क्या था? कहीं ना कहीं कुछ आयुर्वेद था लगा हुआ, वो बात जो चाटते चला गया ना, जिससे क्या उसकी बीमारी सही हो गई। और ये चीज उसका दिमाग भर गया, बाप रे बाप, जिस देश का किताब में इतना आयुर्वेद हो तो किताब के अंदर क्या हो? और बस इसी सोच के क्या किया, दिल्ली को जला दिया। अब आया समझ में? हल्का सा इसका पूछता कहीं क्वेश्चन नहीं है, चर्चा भी करने का, बस पूछ दी तो बता दिए। चलो आओ नेक्स्ट, 1191, 1192, 1193, 1194 और 1215। इसमें जो हमें ध्यान रखना है 1191 और 1192 और 1194, ये तीन को तो एकदम डिजर्व करता है कि आपको पता हो। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध था। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्राइन कहां है तो क्या बताइएगा? जरा बताइए मुझे। आप कमेंट इधर उधर का बकवास करते हैं, बताइए त्राइन कहां है? हालत खराब हो गई होगी। अब आप ढूंढ रहे हो गूगल बाबा, बताओ त्राइन कहां है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ। इसमें गौरी जो है हार गया। अगर उसी समय त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में ही अगर पृथ्वीराज चौहान गौरी को मार दिया होता तो शायद स्थिति बदल गया होता, लेकिन नहीं, नहीं मारा। मारा नहीं, बोला नहीं, कुछ भी हो हम राजपूत हैं। हाँ रितेश जी सही बताइए, वेरी गुड, गुजरात हरियाणा आए पहुंचे विक्की जी कि हम राजपूत हैं और निहत्थे पे वार करते नहीं और पीछे से तो वार करना जाने ही नहीं, इसलिए हम कभी नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। क्लियर है ना। उसके बाद फाइनली जो है वो क्या करते हैं, इसी बीच में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या करते हैं, इस युद्ध को जीत जाते हैं, गौरी हार जाता है। यही पूछा जाता है त्राइन का युद्ध, इसके सिवा कुछ नहीं। क्लियर। 1192 में फिर से युद्ध होता है, एक साल के बाद फिर त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी दोनों एक आमने सामने टकराते हैं और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। तो याद रखिएगा, दूसरा जीत हुआ, पहला नहीं। क्लियर। तीसरा 1193, फिर 1193 तुरंत बता दिए इसका मतलब क्या है। 1193 का सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ 92 93 कि इसी बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया था बख्तियार काकी की याद में। क्लियर है। सुफगता खान, मत घबराओ सुफगता, जो जरूरत का चीज है सब बता देंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी टेंशन ले रही हो, जो जरूरत का चीज है, जरूरत वाला चीज कर, अभी पूरा सुफगता मॉडर्न बाकी बाबू। और अगर ज्यादा देर होगा ना बाबू, अगर ज्यादा देर यहाँ टाइम लेंगे तो मॉडर्न को तेजी से बोलना पड़ेगा और सबसे गेम जो पलटेगा मॉडर्न पलटेगा, उसमें अगर टाइम देंगे ना तो लाइफ बन जाएगी, है ना। तो जरूरत का जो चीज है वो सब चीजें को बताने दो, ठीक है ना, मत घबराओ, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे। तो ध्यान रखना 1193 कुतुब मीनार कभी नहीं भूलेंगे, अगर कभी भविष्य पूछ देगा तो बता देंगे। आगे चल के 1194 तो गलती से ना भूले, 1194 94 चंदावर, याद रखना। चंदावर का युद्ध बताइए, चंदावर कहां है? चंदावर का युद्ध जयचंद्र और गौरी के बीच में होता है और इस बार जो है गौरी क्या करता है, जयचंद्र को हरा देता है। याद रखना, किसी को अगर दगा दोगे ना, ध्यान रखना, अगर किसी को दगा दोगे ना तो ऊपर वाला देखता है, आपको भी आराम से नहीं छोड़ेगा, आपका भी जान ले लेगा। और यही जब द्वितीय युद्ध हो रहा था त्राइन का, तो कौन साथ दे रहा था? जयचंद्र साथ दे रहा था, किसका? गौरी का साथ दे रहा था। और आगे चल के फिर गौरी को भी क्या किया, खेल खत्म कर दिया। और साथ देने के पीछे का वजह क्या होता है पता है? जब भी आप किसी की बेटी को लेकर भगा देते हैं, भाग जाते हैं, तो समझ लीजिए को कैसे ढूंढता होगा, आप हमसे बेहतर जानते होंगे, है कि नहीं। संयोगिता, ये जो थी बेटी का कितना खूबसूरत नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम हमको लगता है, बड़ा खूबसूरत संयोगिता। अब होगी बेटी सुंदर यानी भगवान मालिक है, लेकिन इसी से क्या हो गया, फंस कौन गए? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि इसके बिना रहना दुश्वार हो गए और फटाक से संयोगिता को क्या किया, उठा के लेके चलाए।
और फिर स्वयंवर हुआ, शादी विवाह हुआ और उस शादी विवाह में जो है बाप को भी बुलाए। अब बाप जो है इसे करके खराबे बाप, बाप जो था ना एकदम अमरीश पुरी टाइप का था भाई, सही बताते हैं। देखना चाह रहा था, संयोगता से शादी हो गई, अब हो गई तो हो गई, अब जो करना है कर लो, है ना? तो इसी के लिए द्वितीय युद्ध में तराइन में साथ दिया था गौरी का कौन? तो याद रखिएगा जयचंद्र और आगे चल के 1215 और 16 में अगर कभी पूछ दे द्वितीय सॉरी तृतीय तराइन का युद्ध, तो याद रखिएगा ये टाइमिंग इल्तुतमिश का आ जाता है। इल्तुतमिश का आ जाता है। इल्तुतमिश और यल्दोज इन दोनों के बीच युद्ध जो होता है वो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। टाइमिंग होता है 1215 1516 में। और यहाँ पे ये युद्ध जो है इल्तुतमिश आसानी से जीत लेता, बस इसको ध्यान रखना था। क्लियर है? कोई समस्या किन्हीं को, कोई दिक्कत किन्हीं को, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आएगा तो किसी का नहीं बनेगा। बस चले, हाँ निपटा दिया बेचारे को। इसीलिए कहते हैं कि भगा के शादी नहीं करना है कभी भी नहीं, चाहे कितना भी सुंदर हो, है कि नहीं, अंत में समस्या ही क्रिएट करेगी। इससे बेहतर होगा राजी खुशी से शादी किया जाए, जिससे क्या है दो वक्त का रोटी प्यार से और प्रेम से मिल सके और बैठ के खा सके। भगा के लेकर जाओगे उसका बाप जो है पीछे पीछे भागेगा तुम्हारे पीछे, हो गया शादी ना की बर्बादी करके तय हो गया, है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना है। चलो अब कभी ना भूलना बाबू। अब आते हैं किसकी? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात आती है दिमाग में एक ही चीज आता है, पहला गुलाम वंश। आओ थोड़ा ट्रिक लगा देते हैं दिमाग ताकि आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। पहला देखना, गुड़ खा तू सलोनी, पहला ट्रिक याद रखिएगा। और दूसरा हे राम कुमार जल गया खीर बना के। और बाबू बस ये दो ट्रिक को अगर याद रख लीजिएगा तो आपके जुबान पे रहेगा दिल्ली सल्तनत में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, कौन कौन से वंश आए वो याद रह जाएगा। और दूसरा इस वंश के संस्थापक कौन है सबके सब याद हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? शिवानी शादी नहीं, शादी करो शिवानी, अभी उम्र भी नहीं है बाबू, पर हो। पापा को बोलो सुजीत सर बोले नहीं शादी करने के लिए, है ना? चलो अब देखो ये ट्रिक कैसे याद होगा सर, आप तो लिख दिए हैं। ये ट्रिक याद कैसे हम लोग को देखो बताते हैं। गुड़ खा तू सलोनी, सबसे पहले सलोनी अगर कभी भूल जाए तो याद रखिएगा हमने जिस लड़की से प्यार किया जीवन में पहली बार उसका नाम सलोनी था। इसी से हमारा इश्क हुआ पहली बार जिंदगी में, पहली बार प्यार क्या होता है इसी से मिलकर प्यार पता चला। तो अब तो याद हो जाएगा कि सुनामी गुरु की पता चलेगा भाई, इनकी जो दोस्त थी वो सलोनी थी, हो गया। सो से सलोनी, सो से सुनामी, एकदम मैचिंग परफेक्ट बैठ रहा। तो इनसे क्या हुआ, पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में प्यार हो गया। क्लियर? इनको प्रपोज करने के लिए हम क्या करते थे, गुड़ देते थे। हमारी हालात अच्छी थी, किसान परिवार से थे तो गुड़ खिलाते थे। कई लोग जो है कैडबरी खिलाते थे, कुछ मीठा हो जाए, हम इसको क्या खिलाते थे, गुड़ खिलाते थे। हमारी हालात अच्छी थी तो हम क्या करते, ये ठहरी बंबई की और हम ठहरा बिहार का, एकदम भगवानी भरोसे हमारा, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना है कि गुड़ यानी कि गुड़ खिलाए और सलोनी को ले डूबे। सुजीत सर चलो, सोचे सुजीत सर भी, सोचे सुनामी सर भी, जो भी करना चाहो तो अब याद हो गया। दूसरा देखना यहाँ पे धीरे धीरे प्यार हुआ, प्यार रिश्ते में बदल गया और फिर इसी से हमारी शादी भी हो गई। क्लियर है ना? इसी से हमारी क्या हुई, शादी हुई। जब इससे शादी हुई, जब तक प्यार था तब तक ठीक था, शादी हुआ उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था वो क्या है, कुमार, लड़का आया। हर इंसान जब शादी करता है तो उसकी पहली ख्वाहिश परिवार की, खानदान की, रिश्तेदार की होती है कि बेटा हो। अलग बात है बेटा बकवास है, लेकिन फिर भी बेटा की चाहत होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो, बस ध्यान से समझने का। उसके बाद शादी के नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो लड़का हुआ तो उसका नाम रख दिया कुमार। और कुमार जल गया खीर बना के। कुमार एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जब शादी कर लिए लेकिन बच्चा जो है 20 साल के बाद आया, इसकी वजह से क्या हम लोग की उम्र भी बहुत हो चुकी, बूढ़ा हो गए, हम भी सलोनी भी। तो उसके बाद 20 साल के बाद कुमार आया तो हमें जो है खीर खाने का बड़ा शौक है। कभी आपके घर चलाएंगे ना तो आप मुझे खीर जरूर खिलाइएगा, पक्का खिलाइएगा। क्लियर है? मुझे बड़ा शौक लगता है खीर खाने का। तो ध्यान रखिएगा कुमार को। उसके बाद वही कुमार को बैठा, कुमार हाँ पापा एक काम करो ना, खीर बना दो। तो कुमार जो है जल गया, खीर बनाते ही जल गया। तो ध्यान रखना कि खीर बना के नहीं जला, बल्कि कुमार जल गया खीर बना के। जला कब, खीर बना के, बस हो गया खत्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या की नहीं को, कोई दिक्कत? अब एक बार फिर से, क्योंकि ट्रिक में पूरा है, इस ट्रिक से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे देखते देखते। तो अब ध्यान से फिर से देखना कि गुड़ खा तू सलोनी। जब पहली बार सुनामी गुरु सलोनी को प्रपोज करने के लिए तो बोले गुड़ खा तू सलोनी, बस हो गया। गुड़ खाई और बस सुनामी गुरु के अंदर आ गई। अब क्या है, अब कहां? और ऐसे भी हमें प्यार करके दूसरे को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है मुझे छोड़ के वो चल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सलोनी जो है वो क्या बोली कि जीते मरते जन्म जन्म तक आप ही रहेंगे सुनामी सर। आओ अच्छी बात है। तो गुड़ खा तू सलोनी और यहां से जो बच्चा हुआ कुमार जल गया खीर बना के, काम खत्म। इससे ज्यादा मेरी ताकत भी नहीं समझाने की। कोई दिक्कत? अब ट्रिक पे काम करते हैं। अब आओ मेरे साथ, अब मजा आने वाला। पहला गुड़, गु से गुलाम वंश, गुलाम वंश। ख से खिलजी वंश, खिलजी वंश। तू से तुगलक वंश, सौ से शैयद वंश, लो से लोधी वंश। देखो कितना आसानी से हो गया सारा वंश। अब तू असेंडिंग ऑर्डर में पूछ, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ, जैसे पूछना है वैसे पूछ, मैं बता दूंगा 2 मिनट में। बस इसी में दिमाग में रख लेंगे गुड़ खा तू सलोनी, सुजीत सर सलोनी को खिला रहे हैं गुड़।